कल रिकॉर्ड कर लिया है, 12 बजे के टाइम पे अपने आप अपलोड कर देंगे वो, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आज अभी 12 बजे, 12 बजा तो नहीं अभी? ठीक है बस भाई, सुन ले ध्यान से। 194 क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन में करेक्शन थी, मैंने वहीं पे लाइव कर दिया है। जिसमें भी आपको डाउट होगा अपने क्वेश्चंस के आंसर चेक कर लो। कल डाउट पूछ सकते हो, परसों तक पूछ सकते हो, ठीक है। कल कोशिश करो बना लो, मैक्सिमम टाइम परसों तक है। उसके बाद जिसको कॉपी में नहीं बना हुआ लिखा उसकी पिटाई कर दूंगा। दूसरी चीज क्या है, इस वाले में जो फोटोसिंथेसिस है, इसकी एक वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा। वर्कशीट का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। चैप्टर खत्म होने के बाद 1 या 2 पेज छोड़ देना, वो फिल इन द ब्लैंक्स में नोट्स में चेक करूंगा किसने करे कि नहीं, उसको लिखना है प्रॉपर, ठीक है। भरना उसको पेंसिल से है। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है कि PS2 का प्राइमरी एक्सेप्टर इज फिल इन द ब्लैंक्स है, उसको भरना आपने पेंसिल से है, ताकि रब करके आप दोबारा भर सको। लास्ट में जब आप रिवाइज करोगे कभी नोट्स, तो आप बस वो फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर लेना, पूरा चैप्टर ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जिनका मन करे प्रिंट आउट निकाल के वहां चिपका के फिल कर लेना, वो भी कर लेना। पर मैं उसको परसों चेक करूंगा आपकी कॉपी में, आज मैं डाल दूंगा उसकी PDF। समझ में आया मैंने क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए चाहिए, आप भूल जाओगे डाटा सारा नहीं तो, ठीक है। प्लांट फिजियो में फिल इन द ब्लैंक्स दे रहे हैं, अगर आपको नीड होगी तो प्लांट किंगडम मॉर्फो वगैरह में भी दे देंगे, ठीक है, जिसे हम लोग वर्कशीट बोलते हैं। हाँ, कोई गड़बड़ नहीं किसी प्रकार की। हेडिंग डालो जल्दी, रुक जाओ भाई। कल रेस्पिरेशन चालू करेंगे, आज ये खत्म हो जाएगा। बस बैठ जाओ सारे, जल्दी बैठ जाओ सब लोग। सबसे पहले इसको फिल करना चालू करेंगे। है हाँ कर रहे हैं, देखो लिखो, बनाओ जल्दी टेबल कॉपी में, कॉपी में टेबल बनाएंगे सब लोग, जल्दी फास्ट। C3 प्लांट, C4 प्लांट, लाइन खींचो जल्दी से। C3 प्लांट, C4 प्लांट, लाइन खींचो। बेटा बैग हटाओ वहां पे, क्रेन्स नॉट मी कल बताया था, ठीक है। C3 प्लांट, C4 प्लांट, लाइन खींचो, ऐसे बनाओ जल्दी से। सबको दिख रहा है बोर्ड पे? जल्दी लिखो। लाइन खींचो बेटा जल्दी से बनाओ। C3 प्लांट, C4 प्लांट, और पॉइंट वाइज लिखते हुए चलेंगे। जल्दी। हाँ चालू करें। अगले पेज पर और 4-5 पॉइंट है, उस हिसाब से खींचना। जिनको दुख रहता आधा पेज खराब हो गया, पता नहीं पेज बचा के क्या करेंगे, है ना? हाँ चलिए चालू करें इसको लिखना। लिख लिया सबने? ठीक है क्लियर, चालू कर दें इसको। सबसे पहले C3 प्लांट में कितने सेल्स हैं? एक सेल है, मीजोफिल सेल, यस। इसमें हमारे पास मीजोफिल सेल है,
और कौन सा है? बंडल शीथ सेल है। इसमें दो सेल है। हाँ भाई, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। इसमें RUBP है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। इसमें क्या है? PEP। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। फर्स्ट प्रोडक्ट PGA। कितने कार्बन है? 3 कार्बन। C4 प्लांट का पहला प्रोडक्ट OA। कितनी कार्बन? 4 कार्बन। केल्विन साइकिल मीजोफिल सेल में। यस। किसमें हो रहा है? मीजोफिल सेल में। इसमें बंडल शीथ सेल में। रूबिस्को की लोकेशन स्ट्रोमा लिख लो। इसमें स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ सेल। नंबर ऑफ ATP 3 ATP लग रहे हैं। ठीक है, NADPH भी लिख देते हैं। कितने लग रहे हैं? 2। यहां 5 ATP और 2 NADPH। अगर क्वेश्चन आता है, मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे। C4 प्लांट में रिडक्शन वाले स्टेप में नंबर ऑफ ATP कितने लगेंगे? 2। क्योंकि रिडक्शन वाला स्टेप C4 साइकिल में नहीं हो रहा है, C3 साइकिल में हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? वही 2 काउंट करोगे आप। क्लियर है? पहली शुगर कौन सी बनेगी C4 प्लांट में? पहली शुगर कौन सी बनेगी? OA शुगर नहीं है पापियों, OA एसिड है, COH ग्रुप है उसमें। जो जो शुगर सबसे पहले C3 साइकिल में बनी है, वही पहली शुगर C4 की भी है, ट्रायोस फॉस्फेट, जिसका नाम है PGAL। PGAL नहीं है वो बंडल शीथ सेल में। OA शुगर नहीं है, एसिड है। क्लियर? C4 प्लांट का पहला प्रोडक्ट OA है। C4 प्लांट का पहला प्रोडक्ट क्या है? OA है। लेकिन C4 प्लांट का पहला शुगर वही है जो C3 साइकिल में आएगा। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बोक्सिलेशन स्टेप में C4 प्लांट में मीजोफिल सेल में क्या कौन सा एंजाइम चाहिए? पेप्केज। कार्बोक्सिलेशन स्टेप बंडल शीथ सेल में C4 प्लांट में रूबिस्को चाहिए। कार्बोक्सिलेशन 2 बार हो रहा है C4 प्लांट में। एक हो रहा है कहां पर? मीजोफिल सेल में। वो कौन कर रहा है? पेप्केज। एक हो रहा है बंडल शीथ सेल में। कौन कर रहा है? रूबिस्को कर रहा है। समझ आ रहा है? चीजें रिलेट करो, नहीं तो फंस जाओगे। क्लियर? अब इसको लिखेंगे। ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? आगे लिखेंगे, रुक जाओ। ये जल्दी लिख लिया? बनाओ जल्दी से सब लोग। लिखो जल्दी। हाँ बेटा। ठीक है। ग्रेनल सिर्फ मीजोफिल में है। बंडल शीथ में ग्रेनल थाइलाकोइड क्या करेगा? ग्रेनल थाइलाकोइड बंडल शीथ में नहीं होते, क्योंकि ग्रेनल थाइलाकोइड पे PS1 PS2 दोनों होगा। क्लोरोप्लास्ट दोनों में प्रेजेंट है, मीजोफिल और बंडल शीथ में। मीजोफिल सेल का बैठ जा। मीजोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेनल भी है, स्ट्रोमल लेमिली भी है।
लेकिन बंडल शीथ सेल में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, इधर देख, मेरे पास ये दो सेल हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों को ये डाउट लग रहा है कि ये बीच की दीवार नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है। इनके बीच में क्या है, सिर्फ प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन है। दूसरी बात, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें ग्रेना बना हुआ है ऐसे, यस, और स्ट्रोमल लेमिली भी है। इस पर PS2 PS1 है, इस पर PS1 है, और इसके स्ट्रोमा में मेरे पास पेप्केज है। ये समझ में आ रहा है? इसके क्लोरोप्लास्ट में मेरे पास सिर्फ इस तरह के थाइलाकॉइड बने हुए हैं जो सिर्फ क्या है, स्ट्रोमल लेमिली। यस, स्ट्रोमल लेमिली है जिसपे सिर्फ क्या प्रेजेंट है, PS1। दूसरे, इसके स्ट्रोमा में कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को। इसके स्ट्रोमा में कौन सा एंजाइम है, यहां पर पेप्केज। सही है। ऐसे क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। डाई मतलब दो, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी। तो C4 प्लांट में डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। इस वाले को कहते हैं ग्रैनल। अब ये ग्रैना नहीं है, इसे कहेंगे ए ग्रैनल। क्या नाम देंगे इसको, ए ग्रैनल। समझ में आया? अरे समझ में आया नहीं आया? और कोई डाउट किसी को? क्लियर है? डाइमॉर्फिक समझ में आ रहा है? दो अलग अलग मॉर्फोलॉजी के क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है? ग्रेनल थाइलाकॉइड किसमें मिलेंगे, मीजोफिल सेल में। क्यों? क्योंकि उस पर PS1 PS2 दोनों है। स्ट्रोमल लेमिली दोनों में मिल सकते हैं क्योंकि उसमें सिर्फ PS1 लगाना है। ठीक है। यहां पर नॉन साइक्लिक चलेगा और साइक्लिक दोनों। यहां पर सिर्फ क्या चलेगा, साइक्लिक। यहां पर सिर्फ क्या बनेगी, ATP। यहां क्या बनेगा, ATP, NADPH और ऑक्सीजन। यस, इन सेल्स में मीजोफिल सेल के बाहर गैस जा सकती है, बाहर से अंदर आ सकती है। इसकी वॉल थिक है, थिन है? थिक सेल वॉल है। बंडल शीथ सेल में और मीजोफिल सेल में किसकी सेल वॉल थिक है, बंडल शीथ सेल की। इंटरसेलुलर स्पेस किसमें नहीं है, बंडल शीथ सेल में। क्योंकि स्पेस का करोगे क्या, गैस तो जानी नहीं आर पार। दूसरा, वास्कुलर बंडल के, ये वास्कुलर बंडल है, इसके चारों तरफ माला की फॉर्म में कई लेयर में बंडल शीथ सेल लगाना, क्रेन्स एनाटॉमी। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बंडल शीथ क्या करेगा, खाना बना के इसको दे देगा। खाना बना के किसको दे देगा, वास्कुलर बंडल को तू ट्रांसपोर्ट कर। क्योंकि बंडल शीथ सेल अपने लिए तो खाना बना ही रहा है, पर खाना किसको देगा, वास्कुलर बंडल को, ताकि वास्कुलर बंडल उसका क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके। कहां भेजेगा, रूट में। रूट खाना नहीं बनाती। समझ आ रहा है? बोलो। उसके बाद इसके चारों तरफ मीजोफिल सेल होंगे। इसके चारों तरफ क्या होंगे, मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल के बीच में से गैस मूव कर सकती है क्योंकि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। दूसरी बात, ध्यान से सुनेंगे, दो स्टेप हैं, ध्यान सुने। एक स्टेप फास्ट है, एक स्टेप स्लो है। ध्यान सुनेंगे, दो स्टेप है, एक फास्ट है, एक स्लो है। ठीक है। तो हमने ये देखा है कि लाइट रिएक्शन फास्ट होता है, डार्क रिएक्शन स्लो होता है। लाइट और डार्क रिएक्शन पहले सेम सेल में, सेम क्लोरोप्लास्ट में हो रहे थे। किसमें, C3 प्लांट में, एक ही सेल में हो रहे थे। अभी क्या हुआ है, लाइट और डार्क रिएक्शन की जगह बदल गई है। लाइट रिएक्शन हो रहा है कौन से सेल में, मीजोफिल सेल में। डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है, बंडल शीथ सेल में। एनसीईआरटी कहती है कि बंडल शीथ सेल में नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लाइट रिएक्शन की गति ज्यादा है। उस स्पीड को मैच करने के लिए बंडल शीथ सेल में क्लोरोप्लास्ट की संख्या को बढ़ाया गया है, ताकि कम से कम कुछ स्पीड तो मैच हो जाए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट किसके पास है, बंडल शीथ सेल के पास। क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन। क्या मैच कर पाएगा, नहीं, फिर भी नहीं कर पाता, क्योंकि लाइट रिएक्शन इज वन ऑफ द फास्टेस्ट रिएक्शन। सही है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन कंट्रोल करेगा C4 प्लांट में, बंडल शीथ सेल और मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल। समझ में आ रहा है? शुगर किस में बन रही है, मीजोफिल सेल, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल में बन रही है। ऑक्सीजन किस में से निकल रही है, मीजोफिल सेल में से निकल रही है। मैं फिर बोल रहा हूं, C4 प्लांट में अकेले में इतना डाटा है कि कम से कम 200 क्वेश्चन C4 प्लांट के बन जाएंगे। आप सारा रटते फिरोगे, नहीं होगा याद। अगर आपने लॉजिकली चीजें समझ नहीं रखी हैं तो याद ही नहीं होने का। कब तक याद करोगे किसकी थिक है, किसकी थिन है, परवियस कौन है, क्यों है। आपको लॉजिकली चीजें याद होनी चाहिए। क्लियर है? फिर रटना नहीं पड़ेगा उसमें। क्लियर? आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए, PS2 किस में प्रेजेंट होगा, मीजोफिल में, बंडल शीथ में क्यों नहीं रख सकते, ऑक्सीजन बनाएगा। और ऑक्सीजन बनाएगा तो किसके पास जाएगा, रुबिस्को के पास जाएगा। क्लियर है? ठीक है।
अब जरा कहानी में आगे चलते हैं यहां पे। हाँ भाई, और पूछो, कुछ पूछना है किसी को? एक चीज और सुन लो भाई, कल करके आना असाइनमेंट, मैक्सिमम परसों, ठीक है ना? परसों तुम्हारा बैच चेंज कर दूंगा, भगा दूंगा क्लास से। हाँ, वही तो बता रहा हूं, आ जा इधर देख, इधर देखो भाई सारे, बोर्ड पे ध्यान दो। मेरे पास ये ओए बना है, ओए कितने कार्बन है? 4 कार्बन। मैलिक एसिड क्या है? 4 कार्बन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। ओए से मैलिक एसिड इसलिए बनाया है कि जो NADPH है, NADPH को मैंने कन्वर्ट कर दिया NADP में। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि NADPH बना है लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में NADPH के पास किसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसके है? पानी के। तो पानी के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन NADPH के पास है। NADPH ने वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन OA को देकर मैलिक एसिड बना दिया। अब मैलिक एसिड यहां आ गया, जब मैलिक एसिड वापसी OA में कन्वर्ट होगा तो मेरे पास यहां पर जो NADP पहले से प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा NADPH के पास। इसका मतलब ये हुआ जो पानी के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन थे वो NADPH के पास थे। मतलब पानी की इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का क्या मतलब? हाइड्रोजन। जो पानी की हाइड्रोजन थी इसके पास थी, वो हाइड्रोजन हमने किसको दे दी? OA को। वो किसमें कन्वर्ट हो गया? मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड सुनना ध्यान से, मैलिक एसिड दो चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक तो वो कार्बन का ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो बाहर से आई, दूसरा वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है हाइड्रोजन का जो किसकी है? पानी की। समझ में आ रहा है? अब मैलिक एसिड यहां से यहां आ गया, जब ये वापसी OA में करा तो ये कन्वर्ट हो गया, तो इनडायरेक्टली ये वाली चीज यहां आ गई और ये मुझे किसमें यूज करनी है? डार्क रिएक्शन में। ये चीज समझ में आ रहा है? अब जरा अगली चीज समझो ध्यान से। अगर मैं मैलिक एसिड की जगह एस्पार्टिक एसिड लिख दूं तो एस्पार्टिक एसिड में क्या क्या होता है? सुनो, हाइड्रोजन भी होता है, CO2 होता है ये वाला, उसके बाद अमीनो ग्रुप भी होता है। सही है? तो मैलिक एसिड दो चीजों का ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो CO2 बाहर से आई वो प्लस हाइड्रोजन इसकी, और जो एस्पार्टिक एसिड होता है वो एक एक्स्ट्रा NH2 का भी ट्रांसपोर्ट करता है। किसका? नाइट्रोजन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तुम्हारी एनसीईआरटी ने लिखा है OA कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। एस्पार्टिक एसिड इज नथिंग बट मैलिक एसिड पर अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना। समझ आ रहा है? मैलिक एसिड को ऐसे देखो कि मैलिक एसिड OA की रिड्यूस फॉर्म है। रिड्यूस फॉर्म का क्या मतलब होता है? हाइड्रोजन। रिड्यूस फॉर्म का मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो मैलिक एसिड हाइड्रोजन लेकर आया, उस हाइड्रोजन को किसको दे दिया? इसको। क्या बन गया? NADPH। अब वो हाइड्रोजन किसके पास जा रही है? CO2 के पास जा रही है रिडक्शन वाले स्टेप में। बोल बेटा। FNR यहां चाहिए, यहां नहीं चाहिए। यहां सिंपल कन्वर्जन हो रही है। यहां पर क्यों? यहां पर जो NADPH बना है वो FNR से बना है। यहां पर क्या कर रहे हैं? एक रिएक्शन कर रहे हैं कि इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, उससे बना लिया है। यहां नहीं चाहिए, सिर्फ यहां चाहिए होता है। यहां ATP बनता है ना स्ट्रोमल लैमिली से। क्या चीज बेटा? तू समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूं। FNR क्या करता है? FNR का सबस्ट्रेट अलग है। FNR का सबस्ट्रेट है फेरोडॉक्सिन। सुनना ध्यान से, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको जरा, मुझे इस बात का ये क्वेश्चन भी है उसमें। मैं बना रहा हूं फेरोडॉक्सिन से ये NADPH, यही बना रहा हूं ना, यही बना रहा हूं ना। इसको कौन बनवा रहा है? FNR बनवा रहा है। ठीक है, सही है। FNR बनवा रहा है, इस बात का क्या मतलब है? FNR बनवाने का मतलब ये है, ये रिएक्शन हो रहा है, FNR इसकी सिर्फ स्पीड बढ़ा रहा है। FNR का ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है। सबस्ट्रेट इसके अलावा क्या है? और NADP है। सही है? ये रिएक्शन बिल्कुल अलग है। ये रिएक्शन सिंपल क्या है? मैंने एक कंपाउंड जो रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज किया है, उसकी हाइड्रोजन यहां जोड़ दी है। यहां पर अलग कंपाउंड है। FNR क्या करता है? फेरोडॉक्सिन से NADP प्लस को देता है, तो NADPH बनता है। ये रिएक्शन बिल्कुल अलग है, वो यहां पर हो रहा है। ये वाला रिएक्शन सिंपल वैसा है जैसे रेस्पिरेशन में होता है। रेस्पिरेशन में क्रैब साइकिल में मैलिक एसिड से जब OA बनाते हैं, क्रैब साइकिल में वहां NAD प्लस से NADH बना रहे हैं। समानता देखो क्या है, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया, सिंपल। ये देखो रिएक्शन, यहां P प्लस से PH आया है, यहां NAD प्लस से NADH आया है। रिएक्शन सेम है। ये क्रैब साइकिल का रिएक्शन है। ये किसका है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, प्रोडक्ट अलग है। यहां बन रहा है NADPH और यहां क्या बन रहा है? NADH।
ये सिंपल एक रिएक्शन है जहां पर एक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है। ये वाला रिएक्शन कौन सा है? एफएनआर की वजह से। यहां एफएनआर होता है, यहां एफएनआर नहीं है। क्लियर है? वो है वहां पहले से। भाई तू पूछ रहा है सेल कैसे बना, मैं तुझे ये नहीं पढ़ाऊंगा यहां पर कभी। वो वहां पर ऑल, सुन मेरी बात, इनके पास अपने दोनों के पास 100 एनएडीपी पहले से हैं। इनके पास पहले से 100 एनएडीपी अपने हैं, पर ये एनएडीपी से एनएडीपीएच एफएनआर से बनाता है। इसको मैलिक एसिड से बनाना पड़ता है, नहीं तो होगा, काम ही नहीं चलेगा। पहले से है इनके पास। और कोई जानकारी किसी के पास? बंडल शीट में क्या पूछा किसने? बंडल शीट में, अरे बोलो तो से बेटा। प्रोटॉन, सुन समझो ध्यान से, बंडल शीट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैलिक एसिड लेकर आया है। मूव करने की जरूरत, अच्छा प्रोटॉन थाइलाकॉइड के उसमें से, एक मिनट रुको भाई, सुनो पहले क्वेश्चन क्लियर करते हैं। अगर तुम्हें यह जानना है कि पानी का प्रोटॉन, पानी कहां टूटा है? मीजोफिल सेल में। उसका हाइड्रोजन बना होगा पानी टूट के, वो हाइड्रोजन मैलिक एसिड ले आया है यहां पर, क्योंकि वो CO2 को देनी है। ठीक है, दूसरा सवाल यह है, क्या प्रोटॉन थाइलाकॉइड के ल्यूमन में होंगे? बंडल शीट में साइक्लिक हो रही है, नॉन साइक्लिक हो रही है? साइक्लिक हो रही है, साइक्लिक हो रही है। उसमें प्रोटॉन की मूवमेंट होती है ना एटी, वो भी तो केमियोस्मोटिक फॉलो करता है, तो बिल्कुल होगा। बंडल शीट सेल के स्ट्रोमल लेमिले में भी लो पीएच होगी एटीपी बनाने के लिए। F0 F1 पार्टिकल स्ट्रोमल लेमिली पे होता है, होता ही है। ग्रेनल पर भी होता है F0 F1, तो केमियोस्मोटिक से बनेगा एटीपी वहां। अगर मैं आपसे पूछूं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बंडल शीट सेल के थाइलाकॉइड में फॉलो होगी? होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां PS1 एटीपी तो बना ही रहे ना। याद है आपको, फोटोफॉस्फोराइलेशन दो प्रकार का था, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। दोनों केस में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन हाई बनती थी, किसमें? थाइलाकॉइड के ल्यूमन में। ठीक है, और कुछ? बेटा मैं जब पीछे देखूंगा तुम सवाल पूछोगे तो कैसे चलेगा, है ना? बोलो आप, कौन क्या पूछ रहा है? फोटो रेस्पिरेशन अलग प्रोसेस है। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब है रुबिस्को एक्ट एज अ ऑक्सीजनेज, वो बिल्कुल अलग है। वो कब चलता है? जब रुबिस्को स्ट्रोमा में है, उसको ऑक्सीजन मिल गई है। यहां रुबिस्को को ऑक्सीजन मिल रही है नहीं, तो वो तो चलेगा ही नहीं। फोटो रेस्पिरेशन C4 प्लांट में नहीं होगी, क्योंकि पेप्केज इज ओनली कार्बोक्सिलेज, वो ऑक्सीजनेज नहीं है। ठीक है, अब जरा इनके आंसर करते हैं, ये तो आसान है। दिक्कत कहां है पहले सुनो। हाँ भाई, क्रेन्स एनोटमी, हाँ क्रेन्स एनोटमी इसमें नहीं है, इसमें है। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड पे, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो सारे। अगर हमारे पास पूछा जाए कि C3 C4 प्लांट में डिफरेंस किस चीज का है? फोटो रेस्पिरेशन का। ठीक है, अगर मेरे पास लाइट इंटेंसिटी लो होगी, लाइट इंटेंसिटी अगर लो होगी, तो C3 और C4 प्लांट में कोई अंतर नहीं है, दोनों में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? लो लाइट, कौन सी चार कंडीशन है जब फोटो रेस्पिरेशन होता है? हाई लाइट, हाई टेम्परेचर, हाई CO2, लो ऑक्सीजन। मैं ये कह रहा हूं हाई ऑक्सीजन लो CO2। ठीक है, रुक जाओ, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो C3 में फोटो रेस्पिरेशन होगी? नहीं होगी। C4 में तो होती नहीं है, तो इसका मतलब C3 C4 में लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में कोई अंतर नहीं है। अंतर तब आता है जब फोटो रेस्पिरेशन होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुम्हारे फ्रेंड के पास 1000 रुपए हैं, कोई चीज 50 रुपए की खरीदनी है, तो दोनों के पैसों में कोई अंतर नहीं है अभी चीज खरीदते वक्त। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फर्क तब आएगा जब चीज 200 की होगी। ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि C3 C4 प्लांट में जब तक फोटो रेस्पिरेशन की कंडीशंस नहीं बनेगी तब तक कोई अंतर नहीं है। लो लाइट इंटेंसिटी पे C3 C4 एक जैसा काम कर रहे हैं। हाई लाइट इंटेंसिटी में C4 में फोटो रेस्पिरेशन 0 है, C3 में फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी किसकी घटेगी? C3 की घटेगी। समझ आ रहा है? फोटो रेस्पिरेशन बढ़ना, प्रोडक्टिविटी घटना। क्लियर है? अगर लिखा जाए
हाई टेम्परेचर, तो फोटो रेस्पिरेशन किस में होगा? C3 में। प्रोडक्टिविटी C3 की बढ़ेगी घटेगी? घटेगी। समझ आ रहा है? बोलो। क्लियर? लिखना चालू करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन देखो, फोटो रेस्पिरेशन हाई O2 पर यस, इस पे नहीं। लो ऑक्सीजन पे, दोनों पे नहीं। तो आप देखो लो ऑक्सीजन पे फोटो रेस्पिरेशन दोनों में नहीं हो रही है, तो कोई फर्क आया? नहीं आया। फर्क कब आएगा? लो लाइट पर नहीं आ रहा है, फर्क कब आएगा? हाई लाइट पर आएगा ये चीज। तो इसमें किसी भी कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन नहीं है, इसमें हाई ऑक्सीजन हाई लाइट पे है। तो C3 C4 प्लांट का अंतर उन कंडीशंस में आता है जब कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन की हो। क्लियर है? ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 से 25, इसमें 30 से 40। एग्जाम्पल कुछ भी लिख लो, टोमेटो, उसके अलावा मैंगो। और एक चीज याद रखना, वीट और राइस C3 होते हैं। यहां पर 3 एग्जाम्पल याद करने हैं, मेज, शुगर केन और सॉर्गम। ठीक है? मेज, शुगर केन और सॉर्गम। ठीक है? हाँ, फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है तो दोनों की हाई बोल सकते हो। जैसे ही फोटो रेस्पिरेशन होगा C3 की प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, C4 की तो हाई रहेगी। ठीक है? तो C3 C4 में कब फर्क आएगा? जब फोटो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है? बोलो। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी की टेबल डिस्कस कर रहे हैं फटाफट से। सॉर्गम वो एक तरह का चरी होता है, चरी मतलब कि चारा है ना? शुगर केन जैसी लीफ होती है। ठीक है? क्लियर है? हाँ, चलें? लिख लिया? बच्चे लिख लिया करो कॉपी में, सही से रिवाइज नहीं होगा नहीं तो फंस जाओगे। आगे आओ, इसमें चेक करेंगे। जल्दी फास्ट चेक करो इसमें सारे एक बार डाटा फटाफट से अपनी एनसीईआरटी में लिख लो। जिसके पास है, जिसके पास नहीं है बाद में लिखना इसे। फिर खुद से देखो। सेल टाइप इन विच कैनविल साइकिल टेक प्लेस? C3 में, मीजोफिल में, इसमें बंडल शीथ सेल में। सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन? दोनों में मीजोफिल सेल में। हाउ मेनी सेल टाइप? इसमें एक है, इसमें 2 सेल हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर PEP, RUBP, इसमें PEP। कार्बन 5 3, इसमें PGA कितनी कार्बन? 3, इसमें OA कितनी कार्बन? 4। ठीक है? अब मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज शुगर। ध्यान से ऑप्शन सुनो। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C3 प्लांट। विच इज शुगर? ध्यान सुनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल PGA, शुगर नहीं है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल OA, शुगर नहीं है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C3 प्लांट RUBP, शुगर है। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ C4 प्लांट PEP, शुगर नहीं है, एसिड है। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, एसिड है। ठीक है? 4 ऑप्शन बन गए, क्वेश्चन बन गया। समझ में आ रहा है? ठीक है? ये तब जब वो टीचर को आपसे थोड़ी वो चेक करनी है कि आपको कुछ नॉलेज है स्ट्रक्चर वगैरह की। ठीक है? पर अपने दिमाग में रखो PEP एसिड है, ठीक है, OA एसिड है, समझ में आ रहा है, PGA एसिड है, RUBP शुगर है। ठीक है? क्लियर? आगे आ जाओ। नंबर ऑफ कार्बन, ये तो हो गया। डज द प्लांट हैव रूबिस्को? यस, नो, यस। विच सेल्स इन प्लांट हैव रूबिस्को? हाँ, विच सेल्स इन प्लांट हैव रूबिस्को? हाँ भाई, इसमें पैपकेज नहीं होगा, साबित करें। C3 में होता है पैपकेज, कौन बताएगा? नहीं होता है, वैसे नहीं होता। तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, पर वैसे होता है। मैं बता तो रहा हूं कहां होता है, सुन तो लो, सुन लो सारे। अरे सुन लिया करो यार, तुम्हारे काम का है, सुनते नहीं हो। सिंपल सा लॉजिक है, सुनना। एक्चुअल में क्या होता है, ये सिर्फ कहां मिलता है?
जब कभी आप हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ाते थे तो वहां पर स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग की एक थ्योरी पढ़ाते थे, पोटेशियम मैलेट। उसमें मैलेट बनता था। मैलेट किसी भी सेल में CO2 की वजह से तभी बनेगा जब पैपकेज होगा। मैलिक एसिड समझ में आ रहा है? OA से बना है। तो जो गार्ड सेल्स होते हैं ना C3 प्लांट के, उनमें होता है पैपकेज। ये पढ़ाते इसलिए नहीं है कि तुम कचरा बना दोगे सारे कॉन्सेप्ट का। सही है, तो तुम्हें उतना ही पढ़ाया जाता है जितना आवश्यक है। ठीक है, तुम याद करो नहीं होता है, इतना ही याद रखो। लेकिन प्लांट में कहीं भी अगर मैलिक एसिड बन रहा है CO2 की वजह से, तो सबसे पहले OA बनेगा, और OA से ही क्या बनता होगा? मैलिक एसिड बनेगा। अभी हम दिखाएंगे भी आपको, जब मैं कैम बताऊंगा उसमें बता दूंगा अभी आपको। ठीक है, अभी के लिए ध्यान रखेंगे नहीं होता है। विच सेल्स द प्लांट हैव रूबिस्को? मीजोफिल सेल, इसमें बंडल शीथ सेल। अब ध्यान से करना, देखो CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन, ध्यान से सुनना। CO2 फिक्सेशन रेट इज, देखो इधर, CO2 फिक्सेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटो रेस्पिरेशन। ये बात समझ में आ रही है सबको? CO2 फिक्सेशन रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोटो रेस्पिरेशन से। तो हाईलाइट कंडीशन में C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हाई होगा, CO2 फिक्सेशन रेट लो होगा। बेटा CO2 फिक्सेशन रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन से CO2 कम फिक्स होगी ना। सही है। हाई लाइट कंडीशन में फोटो रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो CO2 फिक्सेशन रेट घटेगा। ये समझ में आ रहा है? यहां पर CO2 फिक्सेशन रेट हाई रहेगा। यस, कहां गया? यहां पे हाई आएगा। अब आ जाओ, वेदर फोटो लो लाइट में देखो, लो में दोनों में नेग्लिजिबल, दोनों में क्या आएगा? नेग्लिजिबल। अब यहां पर देखो, वेदर हाई लाइट में, इसमें हाई आएगा फोटो रेस्पिरेशन, इसमें अभी भी नेग्लिजिबल। आप खुद से देखो, लो लाइट में C3 C4 में कोई अंतर नहीं है। फर्क कब आ रहा है? जब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। हाई आ रहा है फोटो रेस्पिरेशन या नेग्लिजिबल आ रहा है? और पढ़ो, वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो CO2, वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो CO2। ठीक है, लो CO2। हाँ भाई बताओ, वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन, बताओ होगा लो पर? नहीं। अच्छा, लो CO2 लिखा है, यहां आई आएगा और यहां क्या आएगा? नेग्लिजिबल। अब यहां आ जाओ हाई CO2 पे, दोनों में नेग्लिजिबल। आप अगर ध्यान से डाटा पढ़ो तो आपको यह समझ में आ रहा है कि डिफरेंस कहां पे आ रहा है। डिफरेंस कहां पर आ रहा है बताओ? डिफरेंस कब आ रहा है? जब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। यहां पर आ रहा है डिफरेंस, सही है, और यहां पर आ रहा है। तो जब फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तब डिफरेंस आ रहा है, नहीं तो डिफरेंस नहीं आ रहा दोनों में। ये देख पा रहे हैं? टेबल देख के ये समझ में आ रही है आपको? अगर फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है तो C3 C4 प्लांट में डिफरेंस आ रहा है, नहीं तो डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे बैठे बैठे सो रहे हैं, कृपया ना करें। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो। ये लिखना है किसी को? लिख लिया? अपने उसमें लिख लेना, ठीक है। चलो हेडिंग डालो, फैक्टर्स पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। नींद आ रही है भाई? नहीं? अच्छा, बस भाई, हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। चलो जल्दी करेंगे। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं, हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। यहां से क्वेश्चन एक दो आ सकते हैं, पर अच्छा आएगा क्वेश्चन, मुश्किल आएगा। सबसे पहले देखो, हम लोग यहां पर रेट पढ़ रहे हैं, रेट। हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। किसकी बात कर रहे हैं? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की। ध्यान से सुनेंगे। अरे सुन लिया करो यार, बोलते रहते हो। आता कुछ नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है, आएगा भी नहीं कुछ। सुनो सब लोग,
फैक्टर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में एनसीईआरटी ने क्या क्या दे रखा है, एक तो लाइट दे रखा है, लाइट के अलावा CO2 दे रखा है, उसके बाद टेम्परेचर दे रखा है, और उन्होंने पानी दे रखा है। जब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ोगे तो वहां पर मिनरल्स भी लिखा हुआ है। मिनरल्स को पर यहां पर एनसीईआरटी नहीं पढ़ाती है, क्योंकि मिनरल के लिए अलग चैप्टर था। तो एनसीईआरटी क्या करती है, देखो मिनरल्स आर आल्सो एक्सटर्नल फैक्टर, सॉइल में होते हैं। तो एनसीईआरटी क्या करती है, इन्हीं चार फैक्टर को एज ए एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ाती है। सही है, ठीक है, क्योंकि मिनरल के लिए तो एक अलग से चैप्टर था ही, अब नहीं है, वो एक अलग चीज है। तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। अब सुनो इंटरनल फैक्टर क्या होता है। इंटरनल फैक्टर इज ऑल्सो नोन एज प्लांट फैक्टर। ये किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट पर। इनको हम नाम देते हैं प्लांट फैक्टर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटरनल फैक्टर होते हैं वो दो बातों पे निर्भर करते हैं। पहला पहला कि प्लांट के अंदर जीन्स क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, अगर मेरे पास किसी प्लांट की लीफ इस शेप की है, उसको बहुत खाना मिलकर वो बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी, थोड़ा बहुत साइज में वेरिएशन आएगा, पर ऐसा नहीं है कि जो घास की लीफ है बढ़िया खाना मिले तो वो केले की लीफ जितना बड़ा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इंटरनल फैक्टर कहीं ना कहीं जीन्स पर भी डिपेंड करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो। दूसरी बात, सभी प्लांट की लीफ की एज एक जैसी नहीं होती। कुछ प्लांट की लीफ 3 महीने में गिर जाती है, कुछ की कुछ टाइम के, लंबे टाइम के बाद गिरती है। इसका मतलब ये हो गया कि इंटरनल फैक्टर डिपेंड करते हैं दो बात पे। डिपेंड ऑन जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब डी जीन्स ने डिसाइड किया। देखो जेनेटिक मतलब जीन्स, डिस्पोजिशन का मतलब है डिसाइड करना। पहले से जीन्स ने डिसाइड किया है कि क्या बनाना है, आम की लीफ बनानी है, किस शेप की बनानी है, सब कुछ। तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन और कई बार हैबिटाट। भाई वो लीफ, ध्यान से सुनेंगे, वो लीफ इस तरीके की है लेकिन पानी में जाने के बाद थोड़ी सी कट गई। समझ में आ रहा है। तो लीफ या कोई भी चीज किस बात पे डिपेंड करती है, उसकी जीन्स पर, और किस पर, उसके हैबिटाट पे। ये चीज क्लियर है, उसके हैबिटाट पे। अब ध्यान से एक चीज और देखेंगे, यहां पर एक चीज और बहुत ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो प्लांट फैक्टर्स हैं उनके एग्जाम्पल में सबसे पहले आ जाएगा साइज या सरफेस एरिया। लीफ का जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। दूसरी चीज ध्यान से सुनेंगे, एज ऑफ लीफ। अगर एज ज्यादा है लीफ की, पुरानी लीफ है, तो प्लांट उसे गिरा देता है। ठीक है, एक सवाल आपसे, प्लांट की जो लीफ है वो हवा से गिरती है या प्लांट गिराता है? हवा से नहीं गिरती। अगर लीफ हवा से गिर रही होती तो तेज हवा में सारी गिर जाती, एक भी नहीं बचती। एक्चुअल में क्या करता है प्लांट, जो लीफ पुरानी हो जाती है उसके कनेक्शन वीक कर देता है। वीक कैसे करता है, उसके कनेक्शन वीक करने से पहले उससे सारे मिनरल्स खींच लेता है काम के। सही है, फिर वो हो जाती है हल्की सी येलो, और कनेक्शन वीक कर दिया है, वो अपने आप गिर जाएगी। या तो हवा चले या जैसे भी, अगर हवा नहीं भी चलेगी थोड़े दिन में गिर जाएगी। तो ओल्ड लीफ को क्यों गिरा रहे हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कम कर रही है। तो एज भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है लीफ को लेके। तीसरा है ओरिएंटेशन। लीफ की ओरिएंटेशन कैसे है, किस डायरेक्शन में है वो। अगर वो सन की तरफ है, मतलब इस तरीके से है, इस एंगल पे है, किन एंगल्स पे वो प्रेजेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ लीफ। जितनी ज्यादा लीफ होगी उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, पर इतनी ज्यादा भी मत लगा दो कि मतलब फोटोसिंथेसिस बिल्कुल ही ना हो। आप ध्यान से समझो बेटा, हर एक नोड पर लीफ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बहुत लीफ लगा दोगे तो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनेंगे, हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मीजोफिल सेल। कितने ज्यादा मीजोफिल सेल है उसमें, इस बात पे। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जितने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस। अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। एक और जो बहुत जरूरी है और जिसपे क्वेश्चन गलत होगा आपका, वो है इंटरनल CO2। लीफ के अंदर कितनी CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर लीफ के अंदर CO2 ज्यादा नहीं है तो फोटोसिंथेसिस मुश्किल हो जाएगी। तो इंटरनल देखो, एक्सटर्नल इज एनवायरमेंट, इंटरनल इज
लीफ के अंदर CO2। सही है, लीफ के अंदर CO2 होनी चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस होगी। वो कौन सा फैक्टर है? इंटरनल। एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, वो हमारे पास जो है वो है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स भी क्या है? इंटरनल फैक्टर्स में काउंट होते हैं। यस, एनसीईआरटी इसको जाकर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में लिखती है। तो ये सारे फैक्टर्स कौन से हैं? लीफ फैक्टर है, प्लांट फैक्टर है। और ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? उनकी जीन्स पे। आपने खुद देखा है बेटा, घास की लीफ पतली बनती है और हमारे पास उसकी लीफ पीपल की ऐसी बनती है। तो शेप जो है वो जीन्स पे डिसाइड करता है। कई बार आपने देखा है कि प्लांट को बढ़िया पानी मिले तो बहुत बड़े साइज की हो जाती है, पर ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड साइज की हो जाती है। सही है, ये चीज समझ में आ रहा है? तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये कौन से फैक्टर हैं? प्लांट फैक्टर। नोट करो, एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जल्दी लिख लिया? हाँ भाई, लिख लिया? लिख लिया जल्दी भाई, लिख लिया तूने एनसीईआरटी? मान लो एनसीईआरटी बोल सकती है और पीट सकती है ना, तुम्हें बहुत मारती। दिन में 4 बार नाम लेते हो, पढ़ते उड़ते कुछ हो नहीं, है ना? सही है। और थोड़ा बड़ा होता ना तो सोते में लात मारती कि तू उड़ के पढ़ लेना भाई, क्यों टाइम पास कर रहा है ना? सोचो कितना बढ़िया रहे, सोते में आके लगे मुंह पे सीधे उड़ते हुए, है ना? हाँ, और जब तक पूरा पेज ना पढ़ो बंदी ना हो। नहीं, हाँ, सोने ही ना दे, सोते ही कह के उठ पहले पढ़, है ना? कुछ को इमेजिनेशन आ रही होगी, मजा आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो नालायक। चले पढ़े आगे, हैं? नंबर ऑफ स्टोमेटा, यस, नंबर ऑफ स्टोमेटा भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ स्टोमेटा, सुन लो, एक मिनट सुनो, एक चीज और बेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा और कितना स्टोमेटा खुला हुआ है, दोनों बातों पे। स्टोमेटा खुले रहने से क्या होगा? CO2 एंटर करती है। सही है, नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलेंगे, हेडिंग डालो। हाँ, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब है जो भी प्लांट के फैक्टर हैं कि उनकी लीफ का साइज क्या होगा, उसकी शेप क्या होगी, वो कितने दिन जिंदा रहेगी, ये बहुत सारी चीजें प्लांट के अंदर ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। कौन डिसाइड करेगा प्लांट के अंदर? जीन। तो जेनेटिक मतलब जीन, प्री का मतलब पहले से, डिस्पोजिशन मतलब डिसाइडेड है यहां पे। क्लियर है? चलिए आगे चलेंगे भाई, हेडिंग डालो एक्सटर्नल फैक्टर, और बोर्ड पे देखो, चीजें समझा रहा हूं पहले, जल्दी हेडिंग डालो एक्सटर्नल फैक्टर। सबसे पहले इसके लॉ को समझेंगे, लॉ समझ नहीं आया क्वेश्चन गलत करोगे। इधर देखो सारे, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, साइंटिस्ट का नाम FF ब्लैकमैन, FF ब्लैकमैन, ईयर 1905, ईयर इंपॉर्टेंट है। पहले इस लॉ को लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं। बच्चे बात नहीं करो आप लोग, इधर ध्यान दो। एनी बायोकेमिकल प्रोसेस, एनी बायोकेमिकल प्रोसेस कंट्रोल बाई मोर देन वन फैक्टर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी, मोर देन वन फैक्टर, रेट ऑफ प्रोसेस डिपेंड ऑन फैक्टर विच इज मोस्ट लिमिटिंग, मोस्ट लिमिटिंग। इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं।
रेट जो है, रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर से, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर समझो इस बात को, किसी भी फैक्टर की, एनी फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को क्या नाम देते हैं? ऑप्टिमम। मैक्सिमम के लिए एक वर्ड है ऑप्टिमम, सही है? मैक्सिमम के लिए क्या वर्ड है? ऑप्टिमम। ठीक है, अब यहां से मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, पहले इतना लिख लो, अब समझा रहा हूं, पहले लिख लो फिर मैं समझा रहा हूं, जल्दी। चले, क्या हो भाई तुझे, नींद आ रही है? ठीक, थोड़ा एनसीईआरटी के पास जा, एक आध थप्पड़ मारे, नींद खुले उससे। ठीक है, हाँ सही है। तुम लोग को बेटा क्लास में, एक डेढ़ घंटे क्लास में कम से कम मैं 5-7 बार जलील करता हूँ, उसके बाद भी नहीं पढ़ते हो, नहीं करना? हाँ, बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाता है उस वक्त मोटिवेशन नहीं करना होता, जलील करना होता है सिर्फ, वो बेस्ट तरीका होता है ना? समझ लो ध्यान से, और कोई तरीका नहीं। तुम लोग सोचो, इतना खराब माहौल है, कोई कुछ भी पढ़ा रहा है, कोई कुछ भी बोलता है, और तुम यकीन करके, नहीं ऐसा नहीं होगा जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, बैठ के खुद से नहीं चीजों समझोगे। मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, आप सोचो आप कितने दूर हो मेन कोर्स से। ऑफलाइन में मैं सिर्फ 2 दिन पढ़ाता था, सैटरडे संडे एक बैच थे, 3 बैच थे वो ड्रॉपर के, 1 घंटा 45 मिनट की क्लास, फैब से पहले सिलेबस खत्म होता था, और मैं टोटल वहां पर 27 से 28 चैप्टर कराता था। यहाँ तो 20 कराने हैं, 18 या 20 कराने हैं। कैसे होता होगा उनका सिलेबस, क्या हम डाटा नहीं लिखवाते थे? मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा, इससे ज्यादा थे वो नोट्स, क्योंकि पहले ऑफलाइन में ज्यादा और पढ़ाते थे। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी सीखने की क्षमता भी घटती गई है बहुत ज्यादा। आप बहुत ज्यादा इस तरह पे डिपेंड हो गए हो कि छोटी छोटी बातों को लेके जब तक खुद से नहीं सर्च, इसीलिए क्या हो रहा है, जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में अब पहुंच रहे हैं उनकी बैक भी बहुत लग रही है, क्योंकि वो जिस तरीके से पहुंचे हैं वो तरीका ठीक नहीं था। दूसरा क्या है, नंबर 690 700 दिखने का मतलब ये नहीं है कि उसकी वो उतनी कैपेबिलिटी है, वो रियल में उतनी कैपेबिलिटी के बच्चे नहीं है कोई भी। क्योंकि अगर आप रियल में पूछो, मैं 680 700 वाले से भी कोई सवाल रेंडम पूछ लूंगा, शायद ना बने, क्योंकि पेपर का लेवल इतना आसान आया था, उतने मार्क्स आ गए, पर उस लेवल की अभी तैयारी नहीं है। इसका फर्क कहां जाता है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के बाद उनको बहुत मुश्किल होता है कोप अप करना, और हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं पहुंच गए, नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि यार हमें कितनी मेहनत की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूं अपने आप को थोड़ा बदलो, समय वेस्ट करना बंद करो, पढ़ाई किया करो। आसपास तुम्हारा कोई किसी का दोस्त नहीं है, ना मिलोगे इसके बाद, ना कोई फर्क पड़ने वाला है। जिन लोगों ने दोस्त बना रखे हैं उनसे दूर रहो, अपनी पढ़ाई करो। इसका ये मतलब नहीं है बात करना बंद कर दो, इसका मतलब ये है कि उससे झूठ बोलना चालू कर दो। यहां चलेगा कह दो, नहीं जाना है, कहीं और जाना है। ठीक है, ये काम शुरू कर दो अपने आप ही। ये चीज समझ में आ रही है? बोलो, क्लियर है? सिंपल, अपने आप को बचाओ, क्योंकि आप दोस्त को नहीं बचा सकते, आपको खुद को बचाना, वो खुद को बचा लेगा। सबकी फैमिली की कंडीशन डिफरेंट है, सबकी फैमिली का स्टेटा डिफरेंट है, और सबके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अलग है। क्लियर है? आप में से बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट कर चुके होंगे, शायद इस साल ना हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, मैं कोई मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं। 2017 मौलाना आजाद से पास आउट है बच्चा, इस वक्त वो एमडी कर रहा है, शायद मौलाना, मेरी बात नहीं बहुत दिन से। 2017 बच्चे का नाम था निलायन, उसने सिर्फ बायो कब पढ़ी थी मैं बताता हूँ, 10th में पढ़ी थी एनटीएससी के लिए, 11 12 में जेई पढ़ा, जेई में बहुत अच्छी रैंक ना आके भी उसकी 4000 रैंक थी, मतलब अच्छी रैंक है जेई एडवांस के हिसाब से। हुआ क्या कि उसने जेई पढ़ा, इंटरेस्ट उसका बायो में भी था,
11th की बायो उसने 10th के टाइम पे थोड़ी बहुत पढ़ ली थी। 12th की बायो आसान थी, बोर्ड लिखा था वहां पढ़ ली थी, लेकिन प्रॉपर स्टडी नहीं करी थी। उसने मेन बायो आखिरी के सिर्फ 2 महीने में पढ़ी। फिजिक्स केमिस्ट्री जेई की वजह से ठीक थी। बायो उसने पढ़ी, 2017 में उसके 646 नंबर थे, 350 रैंक थी। मौलाना जात में उसने किया, सिर्फ पॉइंट क्या था, आपको पता होना चाहिए किस समय पिक करना अपना एफर्ट, ये पता होना चाहिए। आप में से सारे बच्चे जो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, टेस्ट देना चालू करो। ये 3 महीने सही निकालो, सारा कुछ करते हुए, सारी क्लासें करो, सारे असाइनमेंट बनाओ। ये 3-4 महीने सही निकालो जो आपका फैब तक जाए। उसके बाद 3 महीने में बहुत समय होता है, आप वेस्ट ना करो, हो जाएगा। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों ने जब बोर्ड का पेपर दिया था, बोर्ड के पेपर जिस दिन देकर आते हैं उस दिन दिमाग बहुत बढ़िया चल रहा होता है, डिसीजन लेना होता है कि अब तैयारी करनी है या कर पाएंगे कि नहीं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3-4 दिन पढ़ते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, हो नहीं पा रहा, अगले साल करेंगे। लेकिन जो बच्चे वो लगे रहते हैं 1-1.5 महीना, वो कम से कम 500 तक पहुंच जाते हैं और उनका लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो आप सोचो कि कितना ज्यादा एफर्ट बढ़ जाता है उस आखिरी 3 महीने में। पर उसके लिए ये 3 महीने इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस सिचुएशन में हैं फैब में जाकर, 11th भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी 12th भी कंप्लीट नहीं है, तो फिर नहीं होगा। आप अगर इस सिचुएशन में है कि 11 12 80%, 90%, 70% कुछ हमें आती है, क्वेश्चन बना रखे हैं, कुछ टॉपिक स्ट्रांग है, वो चीज है। दूसरा, समय इतना नहीं है कि आप कोई भी टॉपिक बहुत ज्यादा बनाओ। आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए इतने क्वेश्चन। अब ये सवाल गलत है कि सर कितने बनाने हैं। ये वो सवाल है कि सर मैं कितनी रोटी खाऊं, जितनी भूख लगी है। समझो मेरी बात को, ये सवाल ही गलत है। आपका कॉन्फिडेंस जब आ जाए, आपके जब क्वेश्चन ठीक होने लग जाए, तब उस टॉपिक को छोड़ दो। क्लियर है? और ये कोई अप्रोच नहीं है कि बिना रिवीजन के आप क्वेश्चन करना ट्राई करते हो, सबसे गलत अप्रोच है वो। जो भी बच्चे ये ट्राई करते हैं मैं बिना रिवीजन के क्वेश्चन करके देखूं क्या मुझे आता है, गलत अप्रोच है, मेरा ये मानना है। बार बार रिवीजन करो, बार बार क्वेश्चन करो, क्योंकि फाइनल टेस्ट उस दिन होगा। ये कोई टेस्ट का तरीका नहीं है। ये कुछ ऐसा है कि आपको चोट लगी हुई है, आपने पट्टी हटा के देखा कि यार ये भरी है कि नहीं, जितनी बार हटाओगे उतनी बार चोट फिर हरी हो जाएगी। उसको टाइम दो भरने का। हर बार जब भी क्वेश्चन बनाने बैठो, रिवाइज करके बैठो। ये कोई तरीका नहीं है चेक करने का कि मुझे कितना आता है। क्यों चेक करना है तुमने? कुछ नहीं आता तुम्हें, मान लो। हर बार रिवाइज करो, फिर करो, हर बार रिवाइज। उससे क्या होगा, तुम एनालाइज कर पाओगे। नहीं तो तुम रैंडम बैठोगे ना, कुछ एनालिसिस नहीं होगी, 2-4 क्वेश्चन बनेंगे, छोड़ दोगे, उससे डिमोटिवेशन होगा सिर्फ। क्लियर है? पेपर उस दिन है, आज नहीं है। आज नहीं चेक करना पेपर बना के, आज नहीं देखना आपने। ये लोग गलत बोलते हैं कि चेक करो, खुद को चेक करो। चेक रिवाइज करके करो। उससे क्या होगा, आपको रिवाइज करना आएगा। आप सोचो 15 दिन बाद नीट का पेपर है, पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करोगे अगर आपको रिवाइज करना नहीं आता है? समझ आ रहा है? और रिवीजन का टाइम कैसे घटता है? कोई उसकी टेक्निक है? कोई टेक्निक नहीं है। जितनी बार रिवाइज रिवीजन होगी, टाइम अपने आप घटेगा। उसकी कोई टेक्निक ही नहीं है, कोई वीडियो नहीं है उसकी। हाउ टू रिवाइज फास्ट, मैं ऐसे करता था। सबके अपने अलग तरीके हैं, सब इंसान अलग हैं, सबकी अप्रोच अलग है। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? गलत मत करो, अभी टाइम है। बार बार वो इस चीज को समझा रहा हूं। इधर देखो, ये चीज क्लियर है? अब आओ थोड़ा सा इसको समझते हैं, मेरी तरफ देखो। बेटा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का कोई भाई कृपया इधर ध्यान दें। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन कैसे आएंगे, सुनो ध्यान से। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कैसे एक्सप्लेन करता हूं मैं, सुनो। जैसे मान लो आपके पास 4 फैक्टर है। एक फैक्टर है टेम्परेचर, एक फैक्टर है लाइट, एक फैक्टर है पानी, और एक फैक्टर है CO2। ये चारों फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। किसी गिवन टाइम पर, किसी गिवन टाइम पर सिर्फ एक फैक्टर रेट को अफेक्ट कर रहा होगा, बाकी के बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं फिर रिपीट करता हूं ये बात कैसे है। जैसे मान लो समर है, समर मतलब गर्मियों की मॉर्निंग है। गर्मियों में, समर में टेम्परेचर लगभग 25-30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, टेम्परेचर ठीक है। उसमें पानी भी थोड़ा बहुत है सॉइल में, और अभी लाइट बिल्कुल जीरो है। तो लाइट बिल्कुल जीरो है, टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक है, पानी भी है और CO2 भी है। तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? लाइट पर। जब सुबह हुई, धीरे धीरे लाइट बढ़ती है, तो रेट लाइट पर डिपेंड होता है। 9 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास ठीक ठाक धूप आ जाती है गर्मियों में। अब क्या है, लाइट तो ठीक आ गई, अब कोई और फैक्टर पर रेट चला जाएगा। तो नॉर्मली समर में फिर वो रेट पानी पे चला जाता है, पानी पर रहता है पूरे दिन, कि जितना पानी है उसके हिसाब से वो क्या कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा।
तो मेरा ये पॉइंट है कि किसी गिवन टाइम पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसी एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा, और वो फैक्टर कौन होगा? जो सबसे कम हो। यहां पर मन में सवाल ये आता है कि यार ये सबसे कम की क्या मतलब है? इन चारों में सबसे कम नहीं, इन चार फैक्टर को आप आपस में कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज CO2 कंसंट्रेशन पीपीएम में नापते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, पानी को गैलन में नापते हैं, समझ में आ रहा है, और लाइट को फुट कैंडल में नापते हैं। इन सब की यूनिट अलग अलग है, इनको आपस में कंपेयर नहीं करना। हम ये कह रहे हैं कि मान लो मैंने ये चार लाइन चार फैक्टर के लिए बना दी, इन सब की ये कोई मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब ये इन सब की ऑप्टिमम वैल्यू है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने ये वैल्यूज के लिए ये पॉइंट बना दिए इस पर। मैं ये कह रहा हूं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है चारों फैक्टर की, ये लाइट है, ये CO2 है, ये टेम्परेचर है, ये पानी है। मैं ये कह रहा हूं कि रेट किसी गिवन टाइम पर अगर लाइट पर डिपेंड है तो लाइट मैक्सिमम वैल्यू से सबसे ज्यादा दूर है, मतलब लाइट कम है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो मैं नीचे आया मिनिमम की तरफ, यहां पर क्या लिख दो? मैक्सिमम। यहां क्या लिख दो? मिनिमम। अब जरा सोचो, मैं ये कह रहा हूं कि रेट डिपेंड कर रहा है किस पे? लाइट पे, क्योंकि वो मिनिमम वैल्यू के पास है। ठीक है, अब मान लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं इसको। अब मैं कह रहा हूं कि रेट लाइट पे था, अब लाइट मिनिमम वैल्यू से धीरे धीरे बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है? ये लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। अब मुझे क्या दिख रहा है? ध्यान से सुनेंगे। मुझे क्या दिख रहा है कि जब लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है तो एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा कि लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, अब लाइट अच्छी खासी हो गई, अब रेट इस पे डिपेंड हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद रेट हो सकता है इस पे चला जाए। पॉइंट क्या है? रेट किसी एक फैक्टर पर डिपेंड करता है गिवन टाइम पर, और उस फैक्टर पर डिपेंड करता है जो मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम दूर पे हो। कई बार मेरे मन में सवाल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों फैक्टर लगभग बराबर दूरी पर नहीं, इसमें भी जो ज्यादा दूर है, मतलब जो ज्यादा कम है? रेट किसी गिवन टाइम पर सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उसके साथ ग्राफ जो बनेगा रेट का ग्राफ उस फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बनेगा। बाकी सबके साथ फैक्टर इधर है, फैक्टर बढ़ाओ रेट चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फैक्टर सबसे ज्यादा कम है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे लिमिटिंग रिएजेंट है, प्रोडक्ट डिपेंड करता है जो रिएजेंट सबसे कम अमाउंट में हो। समझ में आ रहा है? ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल बता देता हूं। मान लो चार दोस्त हैं, चारों एक ग्रुप में हैं और रनिंग कर रहे हैं। रेस तब पूरी होगी जब चारों लाइन पार करेंगे। ठीक है, तो रेस का टाइम वो डिसाइड करेगा जो सबसे स्लो होगा। ठीक है, अब उन दोनों में से दो लोग स्लो हो सकते हैं, हां, पर उसमें भी जो ज्यादा स्लो। ऐसा कोई टाइम होगा कि दोनों साथ में स्लो हो जाए? नहीं, उसमें भी जो ज्यादा स्लो हो। तो किसी गिवन टाइम पर रेट सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंड करता है, दो पर डिपेंड नहीं कर सकता। और वो कौन सा फैक्टर है? जो कम हो। ये आपस में नहीं कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन उसकी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम की तरफ वाला कंपैरिजन है। कम समझ में आ रहा है किस बात को कह रहे हैं? उसकी मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम की तरफ वाला कम कह रहे हैं। क्लियर है? इन चारों फैक्टर को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि चारों की यूनिट्स अलग अलग हैं। हम आपस में कह रहे हैं कि वो कम हो। दूसरी चीज और ध्यान से सुनो इस बात में। हम मान लो विंटर की बात करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं, ध्यान समझेंगे, मैं ये कह रहा हूं कि विंटर में मेरे पास टेम्परेचर अभी 12 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, लाइट बिल्कुल जीरो है, सुबह के टाइम है, पानी है मेरे पास सॉइल में, और CO2 भी है। रेट जो है, रेट सुबह के टाइम पे लाइट पे है। 7 बजे हल्की लाइट आई, 9 बजे तक ठीक ठाक लाइट आ गई, 9 बजे तक टेम्परेचर 12 से सिर्फ 15 हुआ है। रेट लाइट से शिफ्ट करके टेम्परेचर पर चला गया। समझ आ रहा है? तो विंटर में नॉर्मली रेट लाइट और टेम्परेचर पे घूमता रहता है, समर में घूमता रहता है लाइट और पानी पे। अगर आप कई बार देखो, ठंड के समय आप पानी डालते भी हो प्लांट में, ग्रोथ नहीं होती। गर्मियों में अच्छा पानी मिलता है, बढ़िया ग्रोथ। जिस दिन बारिश होती है उसके 4 दिन बाद बड़ी ऊंची घासें उगी हुई मिलती हैं सब जगह। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो रेट गर्मियों में लाइट और पानी पे घूमता रहता है, ठंड में। और वो क्यों? क्योंकि वही फैक्टर अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम की तरफ होते हैं। गर्मियों में टेम्परेचर तो हमेशा ठीक है, समझ आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू के पास है, CO2 ठीक ठाक होती है हमेशा। तो रेट किस पे घूम रहा है? पानी और लाइट पे।
और उसमें भी उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा जो कम। कई बार मन में सवाल होता है ऐसा नहीं हो सकता कि 2 कम हो जाए, नहीं, उसमें भी जो ज्यादा कम है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, नोट करो एक बार, इसे लिख लिया हमने, ये लिख लिया ना। अब जरा इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये वाला देखो, ये वाला देखो, यहां देखो, हमने यहां पर लिख दिया है लाइट, यहां पर लिख दिया है टेम्परेचर, यहां लिख दिया है टेम्परेचर, यहां CO2 लिख दिया है या पानी लिख दिया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि रेट अगर टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बाकी फैक्टर से क्या होगा? कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? किसी गिवन टाइम पर एक फैक्टर से डिपेंड करेगा, बाकी से क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब जरा यहां पे सुनेंगे, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा ऐसे, एट लो लाइट इंटेंसिटी, एट लो लाइट इंटेंसिटी increase in temperature, increase in temperature can A increase photosynthesis, B decrease photosynthesis, C first increase then decrease, and D नो इफेक्ट। आंसर आएगा इसका नो इफेक्ट। रीजन बता रहा हूं क्यों। क्वेश्चन में उसने पहले से ही लो बोला है, जब किसी फैक्टर को वो लो बोल दे इसका मतलब वही फैक्टर लिमिटिंग है, तो रेट उस पर डिपेंड करेगा। समझो इस बात को, इस ग्राफ का यह मतलब है कि रेट टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, बाकियों को बढ़ाने से फर्क नहीं पड़ रहा। मैं बता देता हूं कैसे। सुबह 5 बजे का टाइम, लाइट बहुत कम है, अब बढ़ा लो पानी, प्लांट को देते रहो, क्या फर्क पड़ेगा? रेट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पे। समझ आ रहा है? सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल लाइट नहीं है, बहुत थोड़ी सी लाइट है, अब बढ़ा लो टेम्परेचर, नहीं पड़ेगा फर्क, क्योंकि लिमिटिंग कौन है? लाइट। तो रेट जिस भी फैक्टर के साथ लो लिखा हो वही लिमिटिंग होगा, क्योंकि लो का मतलब यही क्या है? लिमिटिंग है। और लिमिटिंग पर ही कौन डिपेंड करता है? रेट, दूसरे फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, एट हाई लाइट इंटेंसिटी रेट नॉट डिपेंड ऑन लाइट। यहां टेम्परेचर, बी लाइट, सी CO2, डी पानी। तो हाई लाइट इंटेंसिटी पर रेट कभी भी किस पे डिपेंड नहीं कर सकता? लाइट पे डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट लिमिटिंग नहीं है, किसी और फैक्टर पे करेगा। अब जिस फैक्टर पे लिमिट कर रहा होगा, जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होगा, वो लिमिटिंग है। बोलो, समझ आया? क्वेश्चन में अगर उसने लो लिख दिया इसका मतलब वही फैक्टर लिमिटिंग है। क्वेश्चन में अगर उसने जिस फैक्टर को हाई लिख दिया वो फैक्टर लिमिटिंग नहीं हो सकता, कोई और होगा। क्लियर है? अगर क्वेश्चन दे दे एट हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन लिमिटिंग फैक्टर इज लाइट, टेम्परेचर बोथ, और ओनली टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या बोला मैंने? सुनो, एट हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लियर? देन फैक्टर विच इज लिमिटिंग इज टेम्परेचर, लाइट नहीं, क्योंकि लाइट के आगे तो हाई लगा दिया उसने। समझ आ रहा है? अब जरा समझना, एट हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज इन टेम्परेचर नो इफेक्ट, देन डैश इज लिमिटिंग, लाइट, टेम्परेचर, CO2 ऑल। CO2, क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूं, एट हाई लाइट इंटेंसिटी इसका मतलब लाइट लिमिटिंग नहीं है, इंक्रीज इन टेम्परेचर नो इफेक्ट, टेम्परेचर भी लिमिटिंग नहीं है, लाइट टेम्परेचर आएगा ही नहीं, CO2 देकर उसने ऑल लिख दिया है, CO2 मार्क करेंगे। समझ आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? और इस बात को हमेशा याद रखो, जो लिमिटिंग होगा ना, लिमिटिंग होगा, मैं यहां लिख देता हूं, लिमिटिंग फैक्टर इज, लिमिटिंग फैक्टर इज एट सब ऑप्टिमम।
व्हाट इज सब ऑप्टिमम? लेस देन मैक्सिमम वैल्यू, सही है, लेस देन मैक्सिमम वैल्यू या क्लोज टू मिनिमम वैल्यू। समझ आया? लिमिटिंग फैक्टर हमेशा किसके पास होगा? ऑप्टिमम से कम होगा, सही है, क्लियर। अगर क्वेश्चन आ जाए लिमिटिंग फैक्टर आर एट ऑप्टिमम, अबव ऑप्टिमम, सब ऑप्टिमम, ऑल सब ऑप्टिमम, सही है, बोलो, क्लियर। एनसीईआरटी चेक करो, लिखा हुआ है, पहला पैराग्राफ पढ़ो, लास्ट लाइन सब ऑप्टिमम। लाइट के ऊपर की 2-3 लाइनें पढ़ लो। लिख लिया भाई? जल्दी लिख लो। चले आगे, चले, कोई कुछ पूछना नहीं चाह रहा है? जल्दी करो बेटा। चलो आगे की बात करते हैं। लिख लिया ना? जल्दी करो बेटा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल पढ़ेंगे वो रेस्पिरेशन, 2-3 छोटे टॉपिक हैं इसमें बस। कल रेस्पिरेशन चालू करेंगे। कल आपका क्या है? फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे ट्राई करूंगा मैं क्लास लगाने की, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे या 29 है, क्या है चेक करो एक बार। 29 है ना? 29 तक क्लास है आपकी, 30 तक है? 29 क्लास है ना? तुम लोग तो एक दिन पहले ही भाग जाते हो जिस दिन क्लास रहती है। बेटा 29 तक अगर रहेगी तो मैं पढ़ाऊंगा तब तक, ठीक है? 31 तक थोड़ी है। ऑनलाइन लगा दूं भाई 30 को? पढ़ेगा नहीं कुछ भी। आ जाओ, हेडिंग डालो। लिख लिया? ट्राई करेंगे 5 दिन में हो जाए चैप्टर, अगर 5 दिन क्लास लग पाई तो, ठीक है ना? है, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो 29 तक पढ़ाऊंगा बस, मिलने दे, उससे क्या हो गया, मैं 29 तक पढ़ाऊंगा, ठीक है? मेरे रूम को कौन सफाई करेगा? वो तो मुझे ही करनी है। वो अपने रूम की सफाई नहीं करता है। हाँ, चलो हेडिंग डालो, लाइट, चलो। भाई मेरे रूम में मैंने बुक्स में पैसे भी रखे होते हैं और मैं भूल जाता हूं रख के, तो वो मिलते हैं। हाँ, ये बताएगा भी नहीं। हाँ, चलो इधर ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, बस इधर ध्यान रखो। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, लाइट पढ़ रहे हैं, पहले सुन लो ध्यान से ताकि आपको समझ में आ जाए, आसान है और ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा। बोर्ड पे फोकस करो सारे, सारी बात सुनो, यहां से क्वेश्चन आता है, देखो। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पॉइंट बोल रहे हैं सुनो। लाइट में 3 चीजें होती हैं और ये वर्ड्स के मीनिंग समझ लो, ये जेनेटिक्स में भी यूज होगा। एक वर्ड होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी, ठीक है? लाइट में 3 पैरामीटर होते हैं। एक होता है डे लेंथ, डे लेंथ मतलब दिन की लंबाई, तो दिन की लंबाई को कहते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइट। दिन की लंबाई मतलब जैसे समर में दिन बड़ा है, विंटर में दिन छोटा है,
तो दिन की लंबाई को हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ लाइफ। सही है। वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ आ रही है, लाल ज्यादा आ रही है, ग्रीन ज्यादा आ रही है, या ब्राउन ब्लू ज्यादा आ रही है, उसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइट। समझ में आ रहा है? तो क्वांटिटी क्वालिटी, मतलब समझ में आ रहा है फर्क? ठीक है। तीसरी चीज होती है इंटेंसिटी। लाइट में तीन पैरामीटर होते हैं, एक होती है क्वांटिटी, एक होती है क्वालिटी, और तीसरी होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब होता है दोपहर में लाइट ज्यादा इंटेंस है, मतलब पर यूनिट एरिया पे ज्यादा फोटोन्स गिर रहे हैं। समझ आ रहा है? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लाइट को, जो फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करता है? वो लाइट इंटेंसिटी है। समझ लो ध्यान से। लाइट का ग्राफ, लाइट का ग्राफ रेट के साथ लाइट इंटेंसिटी का है, किसी और का नहीं है। आप जब इकोसिस्टम पढ़ोगे तो वहां पर आपको दो चीजें पढ़ाई जाएंगी। एक पढ़ाया जाएगा प्राइमरी प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? प्राइमरी प्रोडक्शन। एक पढ़ाया जाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में टाइम डिवाइड है। अब मुझे अपने दिमाग से बताओ कि प्राइमरी प्रोडक्शन में टाइम डिवाइड नहीं है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में टाइम डिवाइड है। इन दोनों में से रेट कौन होगा जिसमें टाइम डिवाइड है? अरे समझ आ रहा है? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो इकोसिस्टम में पढ़ते हैं, सही है, वही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है एक्चुअल में। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करती है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी बढ़ाती या घटाती है किसी भी इकोसिस्टम का। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यदि किसी में टाइम डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। क्लियर है? तो इकोसिस्टम में दो शब्द पढ़ते हो, एक पढ़ते हो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। एक पढ़ते हो अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिवाइडेड बाय समय, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज रेट। समझ आ रहा है? और रेट किस बात पे निर्भर करता है? लाइट इंटेंसिटी पे। इसीलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू टेम्परेट, क्योंकि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं इक्वेटर पे, वहां पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है। समझ आ रहा है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट समझ आता है, जहां पर ज्यादा लाइट पड़ती है। क्लियर है? तो हम यहां पर क्लियर लेके चल रहे हैं कि लाइट में हमारे पास तीन पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं? तीन। कौन कौन से तीन पैरामीटर हैं? सबसे पहले अमाउंट ऑफ लाइट। यस, अमाउंट ऑफ लाइट, इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्वांटिटी। यस, क्वांटिटी का एक और नाम हो सकता है दिन की लंबाई, डे लेंथ। किसमें ज्यादा होगी, समर या विंटर? समर में। ठीक है। उसके बाद हो सकती है हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट को किसको बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। बेटा अमाउंट ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस अफेक्ट करती है, उसके अलावा अमाउंट ऑफ लाइफ प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्लावरिंग इंपैक्ट करती है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, एक तो ये हो गया। एनिमल्स में अफेक्ट करती है माइग्रेशन। सही है। एनिमल्स जो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो लाइट के हिसाब से जाते हैं। जैसे जो साइबेरियन क्रेन, रशिया कहां है शायद नहीं पता होगा आपको ठीक से, ये इक्वेटर है, यहां इंडिया है, पीछे चाइना है, यहां रशिया, कुछ है ऐसा। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है यार? अलग ही कहानी है तुम्हारी। सुनो ध्यान से, साइबेरिया रशिया के भी इधर है कहीं। इसका मतलब जब यहां ठंड होगी तो वहां तो बर्फ जम रही है, -57 है, वहां से बर्ड उड़ के यहां आता है। अब वो बर्ड विंटर में नहीं उड़ता, उससे पहले उड़ेगा तब विंटर में यहां पहुंचेगा। उसको कैसे पता विंटर आने वाली है? डे की लेंथ छोटी हो रही है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वो विंटर में नहीं उड़ सकता, वहां माइनस में टेम्परेचर है। विंटर से पहले उड़ना स्टार्ट करते हैं वो, और यहां आ जाते हैं। क्लियर है? क्योंकि अगर यहां यहां 10 डिग्री चल रहा है तो पोल के पास तो माइनस में चल रहा होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? तो आपको यह समझना है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उसमें तीसरा फैक्टर क्या है? अमाउंट, क्वालिटी और इंटेंसिटी। रेट किस पे डिपेंड करेगा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर क्या डिपेंड करता है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है। यस। अब जरा ग्राफ देखते हैं। यहां पर हमने ये ग्राफ बनाया, बोर्ड पे ध्यान से सुनना। हमने यहां पर ये ग्राफ बनाया।
देखो इस ग्राफ में हमने यहां पर नीचे लिखा है लाइट इंटेंसिटी, ये दिख रहा है सबको? बोलो। और यहां क्या लिखा है? रेट। किसका रेट? फोटोसिंथेसिस का। अब मैं इधर आऊंगा तो लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। पहली बात, एनसीईआरटी ने 0 से बना रखा है, ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी जब तक लाइट नहीं आती है रेट फोटोसिंथेसिस का आता ही नहीं है। 5 बजे सुबह हल्की सी लाइट, रेट नहीं चालू होता है। और हो भी नहीं सकता क्योंकि पहले लाइट होगा तब डार्क होगा, प्रोडक्ट तो थोड़ी देर बाद बनना स्टार्ट होगा। पर चलो 0 से ही ले लेते हैं इसको, जैसा एनसीईआरटी करती है। हमने यहां से ऐसे लाइन बनाई और फिर इसको यहां से कांस्टेंट कर लिया। ये जो पॉइंट है इसको चलो ए लिख देते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। यहां पर मुझे बताओ रेट कांस्टेंट हो गया? यस, रेट क्या हो गया? यहां पर कांस्टेंट हो गया। तो यहां पर रेट कांस्टेंट हो गया। अगर रेट कांस्टेंट है, ठीक है, रेट कांस्टेंट है, तो इस पॉइंट को कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट समझो ध्यान से। सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन पॉइंट वो होता है, वो लाइट इंटेंसिटी है जिसके बाद रेट लाइट पे डिपेंड नहीं करता। सैचुरेशन पॉइंट अगर लाइट इंटेंसिटी वाले एक्सेस पर जाओगे तो ये आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, सुने ध्यान से। सैचुरेशन पॉइंट क्या है? ये वो मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमम, यस, ये वो लाइट इंटेंसिटी है, लाइट इंटेंसिटी है जिसके बियॉन्ड, बियॉन्ड विच रेट किस पे डिपेंड नहीं कर रहा? रेट नॉट डिपेंड ऑन लाइट, नॉट डिपेंड ऑन लाइट। अब जरा मेरी बात सुनना, अगर मैं इस पॉइंट को 0 लिख दूं तो 0 टू ए को मैं लो लाइट इंटेंसिटी लिखूंगा? सोचो, क्योंकि अगर मैं लो लाइट इंटेंसिटी लिखूंगा तभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट से। अगर ये ग्राफ यहां पर देखो, ये लो, ये क्या है? ये लो लाइट इंटेंसिटी बोलूंगा क्योंकि लो का मतलब ही क्या है? मैक्सिमम वैल्यू से कम। तभी रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? लाइट पे। अब मैं अगर बियॉन्ड ए चला जाऊं, बियॉन्ड ए चला जाऊं, उसको मैं बोलूंगा हाई लाइट इंटेंसिटी। हाई लाइट इंटेंसिटी, इसका मतलब रेट किस पर डिपेंड होगा? किसी और फैक्टर पे। रेट किस पर डिपेंड होगा? रेट डिपेंड ऑन अदर देन लाइट। किस पे डिपेंड है? लाइट पे छोड़ के किसी और पे डिपेंड है। ये वाला ग्राफ समझ में आ रहा है? रेट लाइट पर कब तक डिपेंड है? यहां तक। इतने चीज को बोलेंगे लो लाइट इंटेंसिटी। क्लियर है? ये जो पॉइंट है इसको कह रहे हैं सैचुरेशन पॉइंट। इसके बाद रेट लाइट पर डिपेंड नहीं होगा। मेरी बात सुने ध्यान से। 2 पॉइंट होते हैं आपके सिलेबस में, एक ही पढ़ाना है, वैसे 2 होते हैं। सुबह, सुन लो ध्यान से सुन लो, सुबह के समय अभी 5 बजे हैं, हल्की लाइट है, ये कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। 6 बजे के आसपास लाइट बढ़ गई है, फोटोसिंथेसिस चालू हुई। जब फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस चालू होती है उसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है समझो। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है अगर आपको पता हो थोड़ा बहुत, प्लांट में रेस्पिरेशन हमेशा चल रहा है और फिर फोटोसिंथेसिस चलती है और बंद होती है, सही है? ठीक है। रात में क्या हो रहा है प्लांट में? बाहर क्या आ रही है? CO2 बाहर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ठीक है? इतनी मेरी बात पहले सुन ला ध्यान से सारे बच्चे। रात के समय रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 बाहर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है। सुबह हुई, थोड़ी सी सुबह हुई, फोटोसिंथेसिस चालू हो गई है। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उतनी CO2 बन पा रही है जितनी प्लांट को चाहिए, मतलब दोनों रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो गया, सही है? अब अगर और फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी तब ऑक्सीजन बाहर आनी चालू होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, रात के समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, 0, रेस्पिरेशन चालू है, ठीक है? रेस्पिरेशन क्या बनाता है? CO2। क्या यूज करता है? ऑक्सीजन। सुबह हुई, सुबह होगी तो फोटोसिंथेसिस चालू होगी, क्या बनना चालू हो जाएगा? ऑक्सीजन, ठीक है? क्या यूज होना चालू हो जाएगा? CO2। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बराबर हो जाएगी। रेस्पिरेशन तो उसी रेट पर है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है, उस समय ना कोई CO2 बाहर आएगी ना अंदर जाएगी,
ना ऑक्सीजन बाहर आएगी, क्योंकि जितना ऑक्सीजन प्लांट बना रहा है उतनी खर्च कर रहा है, जितना CO2 बना रहा है उतनी खर्च कर रहा है। अब फोटोसिंथेसिस और बढ़ेगी, रेस्पिरेशन से ज्यादा हो गई, अब बाहर आ रही है ऑक्सीजन। अगर मैं आपसे कहूं प्लांट ऑक्सीजन निकाल रहा है, इसका यह मतलब भी तो है कि रेस्पिरेशन जीरो है? नहीं, इसका मतलब है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन। समझ पा रहे हो? रात में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जीरो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, तो इसलिए क्या बाहर आ रही है? CO2। इस बात में कोई डाउट नहीं। तो सुबह के समय एक ऐसा पॉइंट आएगा जब दोनों बराबर होंगे, उसके बाद लाइट बढ़ाओगे तो फिर ऑक्सीजन बाहर आएगी। शाम के समय भी एक ऐसा टाइम आएगा जब लाइट घटती जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन बराबर, अब उसके बाद प्लांट रेस्पिरेशन चालू करेगा, मतलब CO2 बाहर फेंकना चालू करेगा। किसको मेरी बात समझ में आई? दिखा उसको, दांत दिखा और पिटाई कर दूं तेरी मैं। तुम लोग सीरियसली सुनते नहीं हो बेटा, बहुत खराब बात है ना? हाँ, तुम हमारे घर में होते तो थपड़िया देता मैं अभी, है ना? हाँ, सही है। 3 टाइम खाना बांध देता तुम्हारा, 2-2 थप्पड़ का, सुबह दोपहर शाम, है ना? और स्नैक्स में भी थप्पड़। ठीक है, सुनो आप इधर ध्यान दो। हाँ, सुबह चाय थप्पड़ मिल रहे हैं, शाम में अचार की जगह 2 थप्पड़। चलो इधर देखो, अरे इधर ध्यान दो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको। कंपनसेशन पॉइंट सिर्फ ये याद रखना है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बराबर होती है, बस उसको कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं। ठीक है, एक बार सुबह आएगा और एक बार शाम में आएगा। अब जरा सुनो ध्यान से, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस धीरे धीरे बढ़ रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि अब लाइट आप कितनी भी बढ़ा रहे हो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ रही है। इसका मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू लाइट की, सही है। एनसीईआरटी कहती है कि 10% लाइट ऑफ सन सफिशिएंट है सैचुरेशन के लिए, सफिशिएंट फॉर सैचुरेशन। जितनी सनलाइट बनाता है ना, उसकी 10% लाइट काफी होती है क्या लाने के लिए? सैचुरेशन के लिए। इसका मतलब क्या है? लाइट इन डे टाइम, दिन के समय, डे टाइम कभी लिमिटिंग नहीं होती, नेवर लिमिटिंग, एक्सेप्ट शेड। मतलब क्या हुआ कि अगर किसी प्लांट के नीचे कोई दूसरा प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इसकी शेड में ये प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हो सकता है इसको लाइट कम पड़े। ओपन सन में लाइट कभी भी प्लांट को कम पड़ती नहीं है। ऐसा नहीं होता कि किसी दिन उसे कम लाइट मिली, ओपन सन में उसको लाइट हमेशा काफी, मतलब उसका सैचुरेशन पॉइंट या उस दिन उसको जितनी लाइट चाहिए जरूर मिल जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि 10% लाइट काफी है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्लांट शेड में ग्रो करते हैं, या जो जो मतलब मान लो कोई प्लांट शेड में है, तो उसको 10% से भी कम लाइट मिल रही है। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे? मैं क्लियर ये समझा रहा हूं कि जैसे एक वैल्यू दे रहा हूं आपको कि जो सनलाइट बनाता है उस टोटल लाइट का 10% काफी है इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए। ठीक है, 10% काफी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जब सनलाइट बनाना चालू करता है तो सुबह 7-8 बजे 9 बजे तक ही इतनी लाइट आ जाती है कि सैचुरेशन आ जाता है, कोई और फैक्टर लिमिटिंग हो जाता है। इवनिंग में भी काफी टाइम तक रहता है, फिर लाइट घटती है। ये चीज समझ में आ रही है? हम ये कह रहे हैं कि लाइट सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को कम पड़ती है जो शेड में ग्रो करते हैं। मतलब शेड में इतना डिफरेंस होता है छाए में कि लाइट 10% से भी कम होती है। यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, 1 मिनट रुकेंगे सारे बच्चे। हम बात करते हैं, हमारे पास 2 तरह के प्लांट होते हैं। एक प्लांट होता है शेड प्लांट। शेड प्लांट वो ग्रो कर सकते हैं शेड में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनका सैचुरेशन कम लाइट पे आ जाएगा, यही मतलब हुआ। और सन प्लांट, हाँ भाई, वो उसका सैचुरेशन क्या होगा? हाँ, सैचुरेशन पॉइंट हाइयर है। यस, सैचुरेशन पॉइंट क्या है? हाई है। अब मेरी बात समझना ध्यान से। ये देखो, ये मान लो एक एग्रीकल्चरल फील्ड है। ठीक है, हम लोग भी पहले ऐसे ही सोचते थे कि एग्रीकल्चरल फील्ड के
चारों तरफ क्यों ना आम के पेड़ लगा दिए जाएं। उससे क्या होगा, इस पे आम लगेंगे या अंदर बढ़िया गेहूं बो देंगे। प्रॉब्लम क्या है कि जितनी दूर में उसकी शेड पड़ेगी वहां होगी नहीं ग्रोथ। रीजन क्या है कि जो वीट है वो सन प्लांट है। वो क्या है, सन प्लांट है। तो जैसे ही उसको शेड में रखोगे ग्रोथ कम हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने खेत के किनारे अगर ट्री देखे हैं, उसके नीचे उतनी दूर में ग्रोथ नहीं होती प्लांट की। सही है, अब समझना ध्यान से। एक प्लांट ओपन सन में भी उतना ही ग्रो कर रहा है और शेड में भी उतना ही ग्रो कर रहा है, तो वो शेड प्लांट है। सन प्लांट ओपन सन में ठीक ग्रो कर रहा है, शेड में ले जाके कम ग्रोथ करेगा। समझ आया नहीं आया? सन प्लांट और शेड प्लांट में अंतर कब पता चलेगा? शेड में। शेड में सन प्लांट की ग्रोथ नहीं होती। शेड प्लांट का एग्जाम्पल है मिंट, पुदीना, उसके अलावा मनी प्लांट। यस, मनी प्लांट वगैरह। इसको इसलिए घर में उगा पाते हैं क्योंकि ये क्या है, शेड प्लांट है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से सुनना, शेड और सन का, इनका सैचुरेशन और इनका सैचुरेशन अलग अलग लाइट पे आएगा। इसका सैचुरेशन कम लाइट इंटेंसिटी पे आ जाएगा शेड का। यस, इधर लाइट है ना, है, इधर क्या है, लाइट इंटेंसिटी। तो इसका सैचुरेशन कम पे आ गया और सन का थोड़े ज्यादा पे आएगा, तो ये सन प्लांट है। यस, और ये कौन सा है, शेड है। इसीलिए क्या होता है बेटा कि मान लो सुबह हुई, दोनों प्लांट आपने फील्ड में लगा रखे हैं, एक मनी प्लांट और एक नॉर्मल प्लांट। सुबह 8 बजे शेड प्लांट का सैचुरेशन आ जाएगा, तो 9 बजे आ रहा सन प्लांट का। तेज धूप होगी तो पहले नुकसान शेड प्लांट को पहुंचेगा। इसलिए मनी प्लांट जिन लोगों ने कभी बाहर लगाए हैं, मई जून में उनकी लीफ जल जाती है। आप कभी भी देखना, क्योंकि वो शेड प्लांट है। पुदीने का पौधा मई जून में ओपन सन में पक्का जल जाएगा, क्योंकि उसका अगर सैचुरेशन पहले आया तो उसको नुकसान भी तो जल्दी होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? ये क्लियर है? सही है वाला चीज? ठीक है। अब एक चीज और यहां पे याद करेंगे हम लोग, कि जब मैं लाइट इंटेंसिटी बहुत हाई कर देता हूं तो नुकसान होना चालू हो जाता है। मतलब मैं लाइट बढ़ाता चला जाऊं, पिगमेंट जल जाएंगे। तो वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी पे, वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी पे क्या होगा? हाँ बेटा, क्या होगा? क्या होगा? पिगमेंट डैमेज हो जाएंगे। भाई आप मेरी बात समझे ध्यान से, सुनो, पहले सुन लो 2 मिनट। आपने कभी ऐसा देखा है कि कोई छोटा प्लांट, भाई बैठे बैठे ना सोए कर यार, है ना, कोई छोटा प्लांट है, आराम से लेट जाओ, पता नहीं चलेगी, गायब हो जा, है ना, कोई पता नहीं चलेगी। ठीक है, सुनो सुनो, आपने कभी देखा होगा, क्या बता रहा था मैं, भूल गया। हाँ, ठीक है, देखा होगा। बिना बात के खामा खा, सुनो, छोटा प्लांट जो होता है गर्मियों में मुरझा जाता है, पूरा खराब हो जाता है। कभी आपने किसी बड़े ट्री को ऐसा होते नहीं देखा हुआ है। रीजन क्या होता है? पहली बात, बड़े ट्री की सिर्फ ऊपर वाली लीफ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही होती है। ऊपर वाली लीफ अपनी ओरिएंटेशन ऐसे कर लेती है कि उस पर डायरेक्ट लाइट पड़ती नहीं है। ठीक है। दूसरा, बड़े ट्रीज में बहुत सारे वास्कुलर बंडल होते हैं, पानी की सप्लाई ठीक चल रही होती है, उसे पानी देने की जरूरत नहीं है, उसकी रूट वाटर टेबल पे गई होती है, तो उसको पानी की कोई कमी नहीं है बड़े ट्री को। आप उसको आम के पेड़, पीपल के पेड़ को पानी नहीं दोगे, उसकी लीफ हल्की मुरझा जाती, वैसी नहीं होती जैसी गमले में कोई पौधा लगाया आपने, वो बिल्कुल खराब हो जाता है गर्मियों में। समझ आ रहा है? वो जो छोटे प्लांट्स होते हैं, पहले तो उनमें उतने वास्कुलर बंडल नहीं है, दूसरा सारी की सारी धूप उन्हीं लीफ पे पड़ रही है, पानी कम पड़ता है, तुरंत मुरझा जाते हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर है? बोलो। ठीक है। ये बात समझो, अगर लाइट बहुत ज्यादा होगी तो क्या हो जाएंगे? पिगमेंट डैमेज हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। बोलो, फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। लिखो, नोट करो जल्दी से, जल्दी नोट करो, नोट करो बेटा लाइट को। जिसको एनसीईआरटी पढ़नी है एनसीईआरटी रीड कर लो, सेम चीज लिखी है। जल्दी, कोई पॉइंट है पूछ लो। 10% लाइट काफी होती है। क्लियर है? हाँ बेटा, उसे ही बोलते हैं फोटो मतलब लाइट, ऑक्सीडेशन मतलब डैमेज। ठीक है। लाइट की वजह से पिगमेंट डैमेज को क्या बोलेंगे? फोटो ऑक्सीडेशन। नोट करिए जल्दी।
लिख लिया बेटा? चलो भाई जल्दी लिख लो, जिन्होंने लिख लिया एनसीईआरटी पढ़ो। पढ़ ले भाई एनसीईआरटी, जल्दी जल्दी लिखो। शेड प्लांट, सन प्लांट लिखना मर्जी है आपकी, लिखो नहीं लिखो वो मुश्किल, उतना क्वेश्चन आता नहीं है। बस एक क्वेश्चन है उसमें डोपा प्राइम में, है ना, उस वजह से बता दिए। जल्दी करो बेटा, जल्दी फास्ट। चलो लिख लिया? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। बच्चे चैप्टर खत्म होने में अभी 15 मिनट है, तो उल्टे सीधे मुंह ना बनाओ, कोई छुट्टी पहले नहीं होगी, पहले बता रहा हूं, है ना? हाँ, तुम्हारी शक्लों से समझ में आ रहा है मुझे। है क्या चीज? कल नया चैप्टर चालू करेंगे, रेस्पिरेशन। लिख लिया बेटा? ये वाली स्लाइड जो है आपकी मर्जी है, लिख लिया भाई? ये वाली स्लाइड जो है इसके अगले वाली, वो मर्जी है, आप लिखो नहीं लिखो। उसमें शेड और सनप्लाट जस्ट समझाया, ये खेत बन मत बनाने लगना, कुछ बना ले, शाबाश, बहुत बढ़िया। जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा? मर्जी है ये वाला लिखना, लिख निकला, ठीक है। शेड प्लांट के एग्जांपल मिंट, मनी प्लांट, और वो स्नेक प्लांट भी होता है। स्नेक प्लांट कौन सा होता है? हाँ, पतली सी लीफ होती है, लंबे लंबे। आप उसमें देख लेना बाद में गूगल पे। आ जाओ, CO2 पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो CO2, हेडिंग डालो CO2। अरे इधर देखो, सबसे पहले CO2 पढ़ाने से पहले मैं कुछ यूनिट्स लिख रहा हूं, ध्यान देंगे सारे। हमारे पास एनवायरमेंट में, ध्यान दो सारे बच्चे, एनवायरमेंट में CO2 कंसंट्रेशन हमने जो लिखी है वो लिखी है 0.038%। इसको हम एक यूनिट में और लिख सकते हैं 380 ppm, और इसके लिए एनसीईआरटी ने लिखा है 380 म्यू पर लीटर, मतलब 10⁻⁻6 पर लीटर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? म्यू पर लीटर का मतलब है 10⁻⁻6 पर लीटर, 380 इंटू 10⁻⁻6 पर लीटर। इसी को हम क्या लिखते हैं? 380 ppm, और इसी को क्या लिख रहे हैं? 0.038%। ये चीज क्लियर है? ये यूनिट्स है हमारे पास। आगे सुनो ध्यान से, हमारे पास, खुद से बताओ कौन सा प्लांट कम CO2 कंसंट्रेशन में बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगा? C3, C4? C4, क्योंकि C4 रुबिस्को को अलग रखता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि C4 प्लांट कैन शो saturation एट लोअर CO2 कंसंट्रेशन। अब मैं जो वैल्यूज लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान रखेंगे। C4 प्लांट की सैचुरेशन की वैल्यू दे रखी है 360 ppm, और C3 प्लांट की सैचुरेशन दे रखी है 450 ppm। ध्यान से सुनना जो आपको समझाऊंगा मैं अब, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके बिना समझ नहीं आएगा। सुनो ध्यान से बेटा, आपके पास CO2 प्लांट को कहां से मिलती है? एनवायरमेंट से, ठीक है। CO2 की कंसंट्रेशन 0.038% है,
थोड़ी बहुत बढ़ सकती है दो तीन रीजन से, एक फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, दूसरा रेस्पिरेशन से, या कोई और रीजन हो सकता है, CO2 हल्का बहुत फ्लक्चुएट करता है। C4 प्लांट कम CO2 कंसंट्रेशन पे सैचुरेशन ले आता है। मतलब ये हुआ कि C4 प्लांट जो है उसकी सैचुरेशन इतने पे आ गई है। एनवायरमेंट में CO2 कितनी है? 380। तो जितनी एनवायरमेंट में है वो ऑलरेडी C4 के सैचुरेशन के लिए काफी है। मेरी बात समझ में आ रही है? C4 को जितनी चाहिए एनवायरमेंट में उससे ज्यादा है। C3 प्लांट को इतनी चाहिए मैक्सिमम, उससे एनवायरमेंट में कम है। ये चीज समझ में आ रही है? उससे एनवायरमेंट में कम है। तो एनसीईआरटी सबसे पहले ऐसे चालू करती है। एनसीईआरटी कहती है कि एट लो लाइट इंटेंसिटी, जब वो लो लाइट इंटेंसिटी लिख रहा है तो इसका मतलब लिमिटिंग कौन है? लाइट। तो इंक्रीज इन CO2 नो इफेक्ट ऑन C3 एंड C4। ये समझ में आ रहा है? अगर लाइट इंटेंसिटी लो है तो CO2 बढ़ाने से ना C3 पे फर्क आएगा ना C4 पे आएगा। क्यों? लाइट लिमिटिंग है। समझ में आ रहा है? लाइट लिमिटिंग है। अब इधर देखो, क्योंकि लाइट लिमिटिंग है, ऐसे ही मैं एक लाइन और लिख सकता हूं कि एट लो टेम्परेचर इंक्रीज इन CO2 नो इफेक्ट। ठीक है। अब देखो ये कैसे लिखता है। ऐसे लिखता है एट हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज इन CO2 बेनिफिट मोर किसको? C4 प्लांट, नहीं C3 को। जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि बायो में ग्राफ नहीं मिलते बनाने को, तो जहां मौका मिलेगा चिपका दो। ठीक है, उससे ऐसा लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। ग्राफ देखने से लोगों को खुशी होती है। सर ने ग्राफ भी बनाया था, उस कोचिंग में ग्राफ बनवाते हैं। इधर देखो, CO2 कंसंट्रेशन, ये लाइन ऊपर चली गई। अब ये वो एनवायरमेंट वाली है, कितना आ रहा है? क्या लिखूं इसे? 380 ppm। ये किसकी है? एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में कितनी है? 380 ppm है। अब जरा ये वाला ग्राफ, ये लाइन देखना। मैंने इस लाइन को सीधे ले गया और यहां ले आया, और इस लाइन को यहां ले जाके ऐसे लाया। अगर ये वैल्यू देखोगे आप, ये वैल्यू, ये वाली और इस वाली में फर्क है। ये वाली जो वैल्यू है ये है 450, ये क्या है? 450, और ये वाली है 360। आप समझ रहे हो? तो ये वाली किसका हो गया? C4 का, ये वाला हो गया C3 का। अगर आप ध्यान से देखो, ये एनवायरमेंट का है, तो C4 में सैचुरेशन, ये कौन सा पॉइंट है? सैचुरेशन। C4 में सैचुरेशन कितने पे आ रहा है? कितने पे आ रहा है? 360 पे। बिफोर एनवायरमेंट आ रहा है? बोलो। ठीक है। और C3 पे सैचुरेशन किस पे आ रहा है? 450 पे। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, एट 400 ppm increase in CO2 concentration show no effect in rate in A tomato, B mango, C maize और D मैंने लिख दिया wheat। मुझे क्या खोजना है? मुझे खोजना है C4। इसमें से C4 कौन है? मेज। क्यों? क्योंकि C4 का सैचुरेशन 360 पे है, तो 400 ppm 360 से ज्यादा है। तो अब 400 ppm पर अगर आप CO2 और बढ़ाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? सही है। अगर मैं कहता हूं 400 ppm से आप 420 जाओ, क्या C3 को फायदा होगा? हां, बढ़ेगा उसमें रेट। C3 को कब फायदा नहीं होगा? 450 के ऊपर। अगर मैं बोलता हूं, ध्यान सुनेंगे, 460 ppm पर इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन, दोनों को फायदा नहीं होगी। एनसीईआरटी इस बात को ऐसे कहती है कि ठीक है 500 तक चल जाएगा,
500 के बाद प्लांट को डैमेज होना चालू हो जाता है। समझ में आ रहा है? 500 ppm या 0.05%, उसके बियॉन्ड प्लांट को क्या होना चालू हो जाता है? डैमेज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, ये चीज समझा? अब एनसीईआरटी क्या बोलती है, देखो एनसीईआरटी कहती है कि बियॉन्ड बियॉन्ड एनवायरमेंट 380 ppm किसको बेनिफिट होगा? मोर बेनिफिट टू C3 C4, C3 बेटा, बियॉन्ड लिखा है, बियॉन्ड 380 के बाद किसको बेनिफिट होगा? C3 प्लांट को। क्यों? क्योंकि C3 का सैचुरेशन कहां है? 450, उसे कम पड़ रही है। एनसीईआरटी कहती है करंट एनवायरमेंट CO2 लिमिटिंग है, लिमिटिंग फॉर किसके लिए? C3 C4, C3 के लिए। इसीलिए जब मैं कवर करके उगाता हूं, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ग्रीन हाउस वो होता है जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन हाई होती है, तो उसमें कौन से प्लांट उगाने चाहिए? C3 प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए। और उसका एग्जाम्पल है मेरे पास टोमेटो और बेल पेपर। मैं उसमें मैंगो नहीं उगाऊंगा, साल में एक बार फ्रूट आता है, मैं ऐसा प्लांट उगाऊंगा कॉस्ट भी निकले। तो ये बेल पेपर मतलब कलर्ड शिमला मिर्च, और टमाटर। कलर्ड शिमला मिर्च की तो खास बात ये है, ओपन खेत में उगती नहीं है, वो ओपन खेत में वो हरी रह जाती है। कलर्ड शिमला मिर्च जो होती है, जिसे बेल पेपर बोलते हैं, वो पहले हरी बनती है, फिर वो येलो बनती है, येलो से शायद ब्लैक होके रेड होती है, ऐसा कुछ होता है उसका। तो कलर्ड शिमला मिर्च कभी भी ओपन खेत में नहीं उगती, उसको उगाते ही ग्रीन हाउस में। क्लियर है? क्योंकि उसको CO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन, यही रीजन होगा, और कोई रीजन है नहीं। तो कवर करके जो उगाते हैं, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, उसकी क्या क्वालिटी है? वहां CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा है। किनको फायदा होगा? C3 प्लांट को। तो C3 प्लांट को ग्रीन हाउस प्लांट्स भी कहते हैं। पर मैं क्या सारे C3 प्लांट उगा सकता हूं? नहीं, मुझे वो प्लांट्स उगाने हैं जिसमें कमर्शियली मुझे फायदा हो। मैं मैंगो का ट्री लगा दूंगा, पहली बात तो उसकी हाइट इतनी उतना ऊंचा बनता नहीं है वो। दूसरी बात क्या होती है बेटा, मैंगो साल में एक बार फ्रूट देगा, सही है, तो मैं ऐसी क्रॉप नहीं चाहता। मिर्चा, टमाटर, इनमें लगभग साल भर फ्रूट आ सकते हैं। समझ आ रहा है? मुझे ऐसे प्लांट वहां पर उगाने पड़ते हैं। क्लियर है? सही है। और यहां पर एक चीज और लिख रहा हूं मैं नोट में, 500 ppm के बियॉन्ड नुकसान हो जाएगा। बियॉन्ड 500 ppm क्या होगा? ऑफ CO2 क्या होगा बेटा? क्या होगा? डैमेज होगी किसको? डैमेज टू बोथ C3 एंड C4। कलर्ड शिमला मिर्च को बेल पेपर बोलते हैं, वैसी वाले को क्या बोलते हैं? कैप्सिकम है? क्या बोलते हैं? कैप्सिकम बोलते हैं ना। खाते तो तुम लोग चाउमीन में सड़ी हुई शिमला मिर्च, सड़ी हुई पत्ता गोभी, टेस्टी लगता है, उसमें दो चार कीड़े डाल देता, वो मजा आ जाता है ना? मैं नहीं खाता भाई चाउमीन, नहीं ये नहीं खाता मैं। है? हाँ हाँ, उम्र निकल चुका है भाई, देख चुका हूं मैं क्या होता है ये। चलो लिखो इसे, एक स्लाइड CO वो बता रहा हूं, टेम्परेचर और पानी, बस लास्ट है, ये लिख लो, लास्ट स्लाइड बतानी है, इसके अलावा नहीं। हाँ ठीक है, आधे घंटे पढ़ा दूंगा, कुछ परेशान मत हो। हाँ, और बताओ। 1 घंटा पढ़ना है? 1 घंटा पढ़ा देंगे। और कौन शोर कर रहा था जिसको 1.5 घंटा पढ़ना है? हाँ, अभी 1.5 घंटा पढ़ा देंगे, आज ही चालू करते हैं। हाँ बेटा, रेट ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। मैं कह रहा हूं इसका सैचुरेशन 450 पे आता है, इसमें ज्यादा CO2 क्यों चाहिए? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन भी होता है। C3 प्लांट का सैचुरेशन, मेरी बात समझ ध्यान से, ये कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर है कि बाहर है? बाहर है। C3 प्लांट में काफी सारी CO2 वेस्ट होती है फोटो रेस्पिरेशन की वजह से, इसलिए बाहर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। C4 प्लांट में इंटरनल मैकेनिज्म है CO2 को कंसंट्रेट करने का। अच्छा,
मैं इस ग्राफ को नीचे रखना चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है? कायदे से ये ग्राफ क्या होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, क्योंकि पर ये बनेगा नहीं ना ऐसे, मैं इसको ऐसे बनाना चाहिए था। रीजन क्या है कि C3 की प्रोडक्टिविटी कम होती है C4 से, ठीक है। पर जस्ट दिखाने के लिए मेन पॉइंट है मुझे ये कंपैरिजन देना। इस लाइन को इसके पैरेलल ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे, 1 मिनट रुको, हेडिंग डालो, लिख लिया सबने? जल्दी लिखो। एनसीईआरटी पढ़ लो यार, 5 मिनट में तुम्हें कोई पार्ट नहीं टूट जाएगा, नलायक। अब आओ, दो चीजें बता रहे हैं, एक बता रहे हैं टेम्परेचर और एक बता रहे हैं पानी, दोनों इसी पे बता रहे हैं। ध्यान से सुन लो भाई, सर सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान सुनो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा,